हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं यहाँ पर हम रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रक्षा प्रौद्योगिकी में बची रह गई हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि तीसरा पार्ट मतलब रक्षा प्रौद्योगिकी को मैंने 3 पार्ट में बांटे हैं। 2 पार्ट हमने पहले कर लिया है, ठीक है। एक पार्ट है जो बचता है जिसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं और इसके साथ ही आपका रक्षा प्रौद्योगिकी समाप्त होता है। उसके बाद किसी नए अध्याय की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलना। इस पूरे अध्याय में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो इस पार्ट में क्या करने वाले, इस लेक्चर्स में तो हम यूएवी के बारे में बात करेंगे। यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और जिसके साथ ड्रोन भी आते हैं, ठीक है। SU-30 एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, जो भारत ने रूस से लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है AWAS, ये एक रडार प्रणाली है, बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली रडार प्रणाली जिसको हम अवाक के नाम से जानते हैं। अगला है स्टेल्थ प्रौद्योगिकी। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी जिसकी मदद से हम किसी भी फाइटर प्लेन, किसी भी मिसाइल्स, किसी पनडुब्बी जो पानी के अंदर आती है ना, इन सबको इनविजिबल कर सकते हैं, वो आँख से दिखती नहीं है, ठीक है। सॉरी, आँख से कह रहा हूँ, ये रडार और जो सोनार प्रणालियाँ होती हैं। रडार प्रणाली जो ऊपर वायु में किसी चीज़ का पता लगाती है, सोनार प्रणाली जो जल के अंदर किसी चीज़ का पता लगाती है, ये चीज़ें दिखती नहीं है, ठीक है। सोनार जो जल के अंदर चीज़ों का पता लगाता है उसे सोनार प्रणाली कहते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टॉर्पीडो जो ज़मीन के अंदर जो पनडुब्बियाँ एक दूसरे के साथ फाइट करती हैं, असल में वो टारपीडो का उपयोग करती हैं। और टारपीडो के माध्यम से, मतलब जैसे अंडर वाटर मिसाइल कह लो एक लाइन में, कि पानी के अंदर के जो मिसाइल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टॉर्पीडो कहते हैं। सेना में जैसे थल सेना है, गॉट इट, थल सेना है, जैसे नौसेना है और वायुसेना है, इनके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज या अभ्यास होते हैं, ठीक है। इन अभ्यासों पर भी प्रश्न पूछे गए और खास तौर पर बताऊं तो 2024 के परीक्षा में मैंने एक प्रश्न देखा है जो समथिंग मित्र शक्ति के नाम से जो क्वेश्चन आया, वो भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या आया। तो ये एक्चुअल में वो पूरा का पूरा पोर्शन है जो बच जाता है और जो हम अभी यहाँ पर समाप्त करने वाले। हाँ, इसके बाद हमारा प्रतिरक्षा पूरा हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ समसामयिकी में अगर आ रही हैं तो आती रहेंगी और वो हमेशा आती रहेंगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। वो अपडेट आप हमेशा करते रहेंगे और वो आप भी जानते हैं, हाँ सर ये तो अपडेशन तो हमेशा हमेशा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मानव रहित हवाई वाहन जिसको हम यूएवीज कहते हैं। देखो यूएवीज के बहुत सारे अलग नाम भी हैं। इसे हम रिमोटली पायलटेड व्हीकल भी कहते हैं। रिमोटली पायलटेड व्हीकल यानी ये रिमोट द्वारा संचालित होते हैं। रिमोटली पायलटेड व्हीकल का मतलब होता है ये रिमोट द्वारा संचालित होता है, ठीक है। हालांकि इसमें देखा जाए तो रिमोट, अच्छा इसको और भी नाम से जानते हैं, इसको पीटीए भी कहते हैं। पीटीए का मतलब होता है पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट। इसको पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। मतलब ऐसा वाहन जिसमें पायलट नहीं है, ठीक है, पायलटलेस, पायलट नहीं है। तो अब देखना, आप इसके कई नाम हो गए। इसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल कह लो, यूएवी कह लो, पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट कह लो, या रिमोटली पायलटेड व्हीकल कह लो, रिमोट द्वारा संचालित। मिला जुला कर पायलट नहीं है, कहानी खत्म। मिला जुला के पायलट नहीं है, ये एक्चुअल कंसेप्ट है, ठीक है। कई तरह के होते हैं, जैसे यूएवी जो होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, है ना, यही एक तरह से ड्रोन प्रणाली भी होती है। लेकिन ये नहीं कि सारे के सारे ड्रोन जो होते हैं वो यूएवीज हैं। यूएवी ड्रोन है, मतलब यूएवी जो है वो ड्रोन है, लेकिन सारे ड्रोन जो है वो यूएवी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, जो यूएवीज हैं वो ड्रोन है, लेकिन सारे ड्रोन जो है वो यूएवी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सुनते चलिएगा। अब ये जो यूएवीज हैं, मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो किसी लक्ष्य और जगह तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। किसी ज़मीन पर या किसी वायु में कोई लक्ष्य है तो वहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं, पहली चीज़, ठीक है। ये किसी एयरक्राफ्ट या किसी मिसाइल का पीछा करते हैं, उनको समझते हैं कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा कोई खुफिया तंत्र है विकसित करना है, युद्ध क्षेत्र एरियाज़ में आपको जाना है, खुफिया तरीके से आपको जानकारी लेनी है, तो इनका उपयोग वहाँ पे भी हो सकता है।
कहीं मान लो बहुत ज़्यादा कोई खतरे वाली जगह है, इंसानों को जाने में दिक्कत है, तो ठीक है ना, आप उच्च जोखिम वाली जगहों पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। किसी सामान को पहुंचाना है किसी जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पर कार्गो मिशन जिसको कहते हैं, कार्गो तो सामान पहुंचाना, तो उस जगह पर भी हम यूएवी का उपयोग कर सकते हैं। और विभिन्न तरह के यूएवीज पर अनुसंधान विकास कार्य हो रहे हैं, जो आवश्यकता अनुरूप हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी समय के साथ, ठीक है। इसके अलावा वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी यूएवी का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जैसे कृषि में हम किसी यूएवी के द्वारा हम या ड्रोन्स के द्वारा हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं। किसी हवा से हम फोटोग्राफी ले रहे हैं, किसी जगह पर मान लो टिड्डों का अटैक हुआ है, तो उस तरह के एरियाज़ की पिक्चर्स, एनिमेशंस, पिक्चर्स लेने के लिए भी इस तरह का उपयोग हो सकता है। नागरिक और वाणिज्यिक पर्पजों के लिए भी यूएवी का उपयोग हो सकता है, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना होगा कि लादेन है ना, लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिफाई किया था। कैसे आइडेंटिफाई किया था? इन्हीं ड्रोन्स के द्वारा, यूएवीज के द्वारा, है ना। और उसी ड्रोन्स के द्वारा उसको कंफर्म किया पाकिस्तान में लादेन है। उसके बाद वहाँ पे उतरे, उसको उठा के लाया मारकर, और डेड बॉडी को डाल दिया कहीं समुद्र के अंदर, आज तक पता नहीं कहाँ। वो सारी जानकारी जो पाकिस्तान के अंदर घुस कर अमेरिका लादेन को पकड़ रहा है इस तरीके से, यही कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, चलेगा। तो यूएवी जो है वो ड्रोन है, लेकिन सभी ड्रोन जो है वो यूएवी नहीं है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यूएवीज और ड्रोन्स में कुछ अंतर आते हैं। अब भारत के पास ऐसे कौन कौन से यूएवीज हैं, ठीक है, जो थोड़े महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने यहाँ 4 आपको बताता हूँ परीक्षा के लिए, जनरली आपको ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे एक का नाम है लक्ष्य, एक यूएवीज का नाम है लक्ष्य, दूसरा जिसका नाम है निशांत, तीसरा जिसका नाम है पंक्षी, और चौथा जिसका नाम है दक्ष। तो ये 4 हैं जो आपको जानना है, लक्ष्य, निशांत, पक्षी और दक्ष। देखो, लक्ष्य को कहते हैं कि ये ऐसा यूएवी है जिसे हम ड्रोन की तरह प्रयोग में लाने वाले हैं, जिसे हम ड्रोन की तरह प्रयोग में लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो युद्ध वगैरह में, या फिर जैसे लादेन की तरह हमें पाकिस्तान में घुसकर, है ना, अमेरिका ने आइडेंटिफाई किया, उन सब जगहों पर, है ना, इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। लक्ष्य तरह का पीटीए है, पायलटलेस रहित लक्ष्य एयरक्राफ्ट, मतलब पायलट नहीं, सारे यूएवीज ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता के टर्बोजेट इंजन लगाए गए हैं। ओके, टर्बोजेट इंजन लगाए गए जो उसकी दक्षता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वहीं अगर हम निशांत की बात करें, निशांत भी एक यूएवी है जो कि हाइड्रोलिक रूप से लॉन्च, है ना, छोटी दूरी का एक यूएवी के रूप में विकसित किया गया है। जैसे किसी छोटे मोटे एरियाज़ में अगर कोई युद्ध है, कुछ उस तरह का है, सामरिक युद्ध कहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये सेवा प्रदान कर सकता है। इवन आज के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत की नौसेना के पास और अर्धसैनिक बल के पास यह मौजूद है और वहाँ पर अच्छी सेवा दे सकता है। तीसरा जिसका नाम है पंक्षी, पंक्षी भी एक यूएवी का नाम है, और वैसे बताऊँ तो ये निशांत ही है। पर निशांत जो यूएवी हम अभी पढ़ रहे थे उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पहिया भी लगा होता है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें पहिया भी होता है जो थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। दक्ष ये ऐसा यूएवी है जो भारत में बनाया गया और प्रतिरक्षा में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कहीं पर कोई बम वगैरह है ना, बम निरोधा दस्ते वाले आते हैं, कहीं बम होता है उसको डिस्पोज करते हैं, तो ये वही है, किसी बम वगैरह का निपटान करने के लिए, है ना, दक्ष का उपयोग। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये हमारे देश के यूएवीज हैं जो आपके सामने, सारे के सारे यूएवीज आपके सामने एक जगह पर मैंने दिखा दिए हैं। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो बहुत से तरह के यूएवीज विकसित किए हैं। 2 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जैसे एक ग्रुप का नाम है हेल, एक ग्रुप का नाम है मेल, है ना, एक ग्रुप का नाम हेल और एक ग्रुप का नाम है मेल। अब ये हेल और मेल ग्रुप के यूएवी क्या होते हैं? हेल का मतलब होता है हाई एल्टीट्यूड, देखो नाम से ही पता चल जाएगा, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंडोरेंस, हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंडोरेंस, अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने वाले, अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने वाले, इसको हम बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस। मेल क्या होता है? मेल क्या होता है? मेल जो होता है वो होता है मीडियम एल्टीट्यूड, देखना नाम ही खुद डिफाइन कर देगा, मीडियम एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, है ना। ये बताता है कि
अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रह सकते हैं, हेल। मेल बताता है मध्यम ऊंचाई पर अधिक दूरी तक रह सकते हैं। तो ये अलग अलग यूएवीज के कैटेगरीज हैं, है ना, ये अलग अलग यूएवीज के कैटेगरीज हैं जो आपको आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इवन जो रुस्तम है, एक यूएवी का नाम है रुस्तम। बेटा जो रुस्तम है ना, जो यूएवीज है, सुनते रहना भाई सब लोग यहाँ पे, हेलो हेलो, देखो जो रुस्तम यहाँ पे, ठीक है, ये रुस्तम जो है एक्चुअल में वो मेल कैटेगरी में ही आता है। तो ये कुछ मिसलिनियस चीज़ें थी जो मैं चाहता था आपको और पता हो। भारत के अगर आप ड्रोन के नाम देखें तो बहुत सारे ड्रोन हैं, जैसे DRDO की वेबसाइट पे जाइए तो बहुत सारे उन्होंने ड्रोन्स के नाम लिखे हैं, अभ्यास, आउरा, फ्लपी, इम्पेरिकल ईगल, कपोतका, है ना, लक्ष्य, नेत्रा, निशांत, है ना, रुस्तम, उल्का, इस तरह बहुत सारे यूएवीज हैं जिनके नाम आप सुन सकते हैं, ठीक है, जिनके नाम आप सुन सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ यूएवीज के नाम लिखे हैं और जो बताने की कोशिश की है कि भारत के पास कुछ ऐसे यूएवीज हैं जो भारत ने अन्य राष्ट्रों से भी लिए हैं। और आपको बताऊं कि भारत को यूएवी की बड़ी ज़रूरत थी जब कारगिल युद्ध हो रहा था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस ज़माने में हमारे पास कोई बहुत अच्छी गुणवत्ता का यूएवी नहीं था। हम एक इंग्लैंड का एक प्लेन था कैनबरा PR-57, उसका हमने उपयोग किया था कि कारगिल के एरिया में पता करें कि पाकिस्तान वाले हमारे क्षेत्र में कहाँ घुसे हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने बंकर वंकर बना रखे हैं। हमारा कोई सैटेलाइट उस एरिया में वॉच नहीं कर रहा था, नहीं देख रहा था, समझिएगा। हमारे उस ज़माने में, उस समय में कोई भी सैटेलाइट उस जगह पर वॉच नहीं कर रहा था। जिसकी कहानी मैं आपको पीछे भी पढ़ाया हूँ, IRNSS के टाइम में हमने अमेरिका से हेल्प मांगी थी कि तुम अपने GPS की मदद दे दो, जिसका नाम है नवस्टार, पर अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। तो ये कहानी आपको याद होगी, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें और जरा इसमें देखिएगा, ठीक है। तो भारत के पास था नहीं, कैनबरा PR-57 इंग्लैंड का एक प्लेन था जिसको हमने यूज़ किया, पाकिस्तान वालों ने उसको पता कर लिया, उसको मार गिराया। तो ये सारी चीज़ें बाद में भारत की हेल्प हुई थी इजराइल के द्वारा। इजराइल ने भारत को कुछ यूएवीज दिए थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मानव रहित। और ये आपके सामने है जो आप ऊपर से 4 देख सकते हैं, हार्पी, हरूप, हरून और सर्चर। ये कुछ यूएवीज है जो भारत को मिले, ठीक है। एक हमला करने वाले हैं, ठीक है, बाकी और भी चीज़ें, ठीक है। फिलहाल इनकी गुणवत्ता के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके अंदर जाना है, बस याद रखिएगा हाँ ये कुछ यूएवीज हैं जो हमें इजराइल से मिले हैं अलग अलग समय में। ओके, फिलहाल अगर हम बात करें तो इजराइल का जो ये है वो भारतीय वायुसेना के पास है, ठीक है। एक छोटा UCAV जो दुश्मन रडार उत्सर्जनों में होम करता है, ठीक है, युद्ध को और दुश्मन रडार को नष्ट कर देता है। और ये सब युद्ध में ज़रूरी होता है कि दुश्मन के रडार को नष्ट कर दिया जाए, जिससे अपने फाइटर प्लेन या कुछ चीज़ों को उनके क्षेत्रों में ले जाएं और बम बम गिराकर नुकसान पहुँचा और निकल के चले आए। तो ये वही कंसेप्ट है। हरोप जो है वो इजराइल का है, एक छोटा UCV है जो दुश्मन रडार उत्सर्जनों में रहता है और खुद को और दुश्मन रडार को नष्ट कर देता है। ये भी भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में ये भी है, ऐसा कहते हैं। दोनों फीचर सेम है। हेरॉन जो है अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास है, ये भारतीय नौसेना के साथ सेवा में है, ठीक है, दोनों के साथ। दिसंबर 2013 में 15 अतिरिक्त ऑर्डर दिए गए थे उस जमाने में। सर्चर जो इजराइल से लिया, भारतीय सेना के साथ ये भी सेवा में है। निशांत लक्ष्य भारत का अपना है, और लक्ष्य कहते हैं भारत का अपना ऐसा यूएवी है जो कि भारत का ड्रोन के तर्ज पे विकसित हुआ है। तो इसे हम ड्रोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लादिन वाली जो कहानी बता रहा था। तो हवाई लक्ष्यों के लिए भारत द्वारा विकसित किया गया है। अब यूएवीज के कुछ जनरल फीचर्स भी हम लोग देख लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप प्रश्न देखें तो ये भी पर एक प्रश्न आपके पेपर में 2024-25 के आसपास पूछा भी गया है ना। क्या है प्रश्न, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यूएवी के विभिन्न लॉन्चिंग मोड हैं, बहुत तरीके से हम इनको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल लॉन्च है, वर्टिकल टेकअप है, टेक ऑफ है, लैंडिंग है ना, और VTOL लैंडिंग है। देखो लैंडिंग दोनों तरह की हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग भी सीधा उतर सकते हैं और चलकर भी उतर सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये वर्टिकल लैंडिंग मतलब लैंडिंग भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। इनके जो इंजन होते हैं वो किसी एक ईंधन वाले भी हो सकते हैं और हाइब्रिड ईंधन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ मैं बता रहा हूँ, बहुत तेरे तरह के यूएवीज हैं। आप दुनिया के हर कंट्रीज़ के यूएवीज नहीं पढ़ पाएंगे और जानना भी नहीं है। आपको सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट बना के रखना है बस, ठीक है। एक जनरल कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ ऐसे यूएवीज हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, स्वतः कार्य करने वाले। कुछ ऐसे होते हैं, देखो ऑटोमेटिक भी, ऑटोमेटेड होवरिंग होती है, ठीक है,
इनमें वर्टिकल्स वगैरह हॉरिजॉन्टल लैंडिंग होती है। ये भी केवल बैटरी पावर तक ही सीमित नहीं होते हैं, इनमें और भी जैसे गैसोलीन इंजन हो सकता है, हाइब्रिड सिस्टम हो सकता है, और भी ईंधन सेल हो सकते हैं, है ना, फ्यूल सेल वगैरह हो सकते हैं, और बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होते हैं जहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ओके, भारत में थोड़ा हम ड्रोन को लेके बात करेंगे। ड्रोन का एक कमर्शियल यूज़ देखने को मिला था भारत में 2015 में। 2015 में हुआ क्या, मुंबई में मार्गरीटा पिज़्ज़ा की डिलीवरी जो है वो ड्रोन से की गई थी। ओके, फिर पता चला भाई वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हम लोग ड्रोन का उपयोग, है ना, कर सकते हैं, लेकिन बाद में सरकार ने इसे अवैध कर दिया कि पुलिस पर्सनल ज़मीन पे तो क्रिमिनल को पकड़ नहीं पा रही है, हवा में कहाँ तक जाकर इन लोगों को पता लगाएगी इन लोगों के बारे में। तो फिलहाल ये नहीं आया, ठीक, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, कि हवा में फिर पुलिस प्रशासन उसको देखे कि 2 किलो पिज़्ज़ा आ रहा है या 2 किलो बम आ रहा है, मतलब जस्ट टू क्रिएट समथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्गरीटा पिज़्ज़ा की डिलीवरी वगैरह फिर अब छोड़ ही दीजिए। और तुरंत ही अमेज़ॉन वाले ने बोला मैं प्राइम एयर सुविधा दूंगा, प्राइम एयर डिलीवरी दूंगा, हवा में डिलीवरी कराऊंगा। भाई साहब क्या क्या चीज़ें थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ड्रोन अगर देखा जाए तो भारत में कमर्शियल भी है और सैन्य पर्पस के लिए भी हो सकता है। अभी तक ड्रोन को आप ऐसे ही समझिए, दीदी की शादी में, है ना, वो जीजा जी जो वरमाला डाल रहे हैं या दीदी जो वरमाला डाल रही हैं, वहीं तक के फोटो के लिए छोटे मोटे लेवल पर भारत में अलाउ है। ड्रोन के लिए हमारे देश में अलग कानून भी है, नियम भी है, ठीक है, क्योंकि ड्रोन वगैरह किसी राष्ट्र के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत के सैन्य ड्रोन के बारे में तो मैंने आपको बोला ही था, 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के समय ड्रोन का उपयोग किया भारत ने, लेकिन सेना की खोज और टोही मिशन हवा के समर्थन के बिना अविश्वसनीय रूप से कठिन साबित हुए, यदि असंभव नहीं तो लगभग कह लो। कैनबरा PR-57 मैंने अभी आपको बोला था को पाकिस्तानी इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल से खोने के बाद भारत ने इजराइल से, है ना, कुछ ड्रोन लिए थे, जो भी मैंने आपको बोला, हेरॉन वगैरह। ओके, हेरॉन लिया, सर्चर लिया, ये इजराइल से हमें भारत को मिला था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लक्ष्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी थे। तो यहाँ पर यूएवीज की अगर हम दृष्टि में देखें तो इजराइल ने भारत की मदद की है भाई, इसमें कोई बोलने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र क्या है? देखो, भार्गवास्त्र एक नई तकनीकी है जो भारत द्वारा विकसित की, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ड्रोन जैसी ही चीज़ें हैं जिसका विकास कार्य अभी हाल ही में भारत द्वारा किया गया है। तो ये अपडेशन में भार्गवास्त्र आपको जानना होगा। भार्गवास्त्र के बारे में अगर हम जाएं तो इसका उद्देश्य क्या है? सेना एयर डिफेंस के लिए माइक्रो मिसाइलों का उपयोग करके, है ना, ड्रोन झुंड का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो एयर डिफेंस के लिए माइक्रो मिसाइल का उपयोग किया जाएगा, और जो झुंड में ड्रोन आ रहे हैं जिसको हम स्वान ड्रोन कहते हैं, उनको ये भेजेगा। देखो, आजकल एक नया तरीका है, वार में सुनते होंगे ड्रोन आ रहे हैं, 1-2 ड्रोन आ रहे हैं, 5-10 आ रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारी संख्या में एक साथ अगर सच कर आ रहे हो तो किसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करके आ रहे हैं, तो भाई सब आसान नहीं है, वो खतरनाक है। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर कई झुंड में आ रहे हैं, वो स्वान ड्रोन कहते हैं, स्वाम ड्रोन, झुंडों में जो ड्रोन आते हैं स्वाम ड्रोन इंग्लिश में कहते हैं, एक साथ बर्बाद करने के लिए इस तरह के सिस्टम को विकसित करना ज़रूरी है। तैनाती जो होती है किसी मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी चलते चलते भी किसी चीज़ से फेंका जा सकता है इनको। रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर से अधिक दूर से हमला किया जा सकता है, लक्ष्य करीब 6 किलोमीटर से छोटे यूएवीज, देखो लिखा हो, मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेज़ी से तैनात किया जा सकता है इनको। लक्ष्य 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी से हमला किया जा सकता है। पता लगाने की क्षमता 6 किलोमीटर से छोटे यूएवी ड्रोन का पता लगाता है, मतलब कम दूरी के लिए, और 64+ माइक्रो मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। ओके, सभी इलाकों में कार्य करता है, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र भी शामिल है। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर ग्रुप स्वाम ड्रोन होते क्या, तो मैंने थोड़ा लिख दिया ऐसे, स्वाम का फुल फॉर्म है स्मार्ट वॉर फाइटिंग अरे ऑफ रिकॉर्डिंग मॉड्यूल्स। ओके, स्वाम ड्रोन में न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ सहकारी रूप से मिशन निष्पादित करने के लिए कई ड्रोन 3 से हजारों तक का समन्वय शामिल है। तो किसी मिशन को बर्बाद करना है
तो लगभग 3 से लेकर हजारों की संख्या में एक साथ यूएवीज आपकी तरफ आते हैं। ये है वो खतरनाक चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं। विशेषता अगर हम बात करें, इसकी विशेषता की बात करें तो स्वायत्त हो सकता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है आवश्यकता अनुसार, मल्टी पर्पस भी हो सकते हैं, बहुमुखी मिशन, और बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीक़ों से इनका उपयोग होता है। इनको हम पहले से प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी जगह पर अपने आप जाएंगे, उस समय वो कार्य करेंगे। इसका एक केंद्रीकृत नियंत्रण हो सकता है, एक ही स्थान से हम सैकड़ों की संख्या में ड्रोन वगैरह का नियंत्रण कर सकते हैं, और झुंड में हम चाहें तो नियंत्रण मतलब सेल्फ कोऑर्डिनेटेड भी, अपने आप भी हो सकता है, इसका नियंत्रण अपने आप भी हो सकता है, सब कुछ। तो भार्गवास्त्र का महत्व क्या हुआ? तो सही बात है, जो भारत का एंटी ड्रोन रक्षा क्षमता है उसको विकसित कर रहा है। कोई कंट्री कोई ड्रोन तुम्हारी तरफ भेजता है, हमारी तरफ भेजता है, तो उसको मार गिराने के लिए भार्गवास्त्र सिस्टम यूज़ करेगा। एक ही समय में 64 से अधिक माइक्रो मिसाइल को भेजकर जो स्वान ड्रोन आ रहे हैं किसी कंट्री को, उसको बर्बाद करेगा। और ये ज़रूरी है कि नए ज़माने के वार अगर हैं तो नए ज़माने की सुरक्षा प्रणालियाँ भी विकसित होनी चाहिए। तो नए ज़माने की सुरक्षा प्रणाली है। इससे असामान्य जो हवाई खतरे हैं, विशेष रूप से जो आधुनिक युद्ध में उपयोग किए जाने वाले झुंड ड्रोन, जो हमलों के खिलाफ भारत की तैयारियों को बढ़ाती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो डेफिनेटली भारत में स्वतः बन रहा है, मतलब भारत में बनना है, तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर भारत की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि तो भारत में इस तरह की चीज़ों का विकास हो रहा है। अवाक सिस्टम क्या होता है? अवाक्स, इंग्लिश में अवाक, असल में एक बहुत अच्छी गुणवत्ता का रडार प्रणाली है। सुनिएगा, यह बहुत अच्छी गुणवत्ता का एक रडार प्रणाली है, और इस रडार प्रणाली का जो विकास है उसे इजराइल ने किया है। उसका नाम है फाल्कन। उस अवाक या रडार प्रणाली का नाम है फाल्कन। याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आज का नहीं है, पुराना प्रश्न है। बहुत पहले 2010 वगैरह के आसपास मैंने प्रश्न देखा भी है, यूपीएससी में आया हुआ है कि भारत को फाल्कन कहाँ से मिला है। तो भारत को फाल्कन इजराइल से मिला है। भारत को फाल्कन कहाँ से मिला है? तो भारत को फाल्कन इजराइल से मिला है। फाल्कन जो है इस तरह का रडार प्रणाली है, इतनी अच्छी गुणवत्ता वाला रडार प्रणाली है, जो आपको एक लाइन में बताऊं तो किसी भी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर अगर कोई भी तंत्र आपकी तरफ आपको डिस्टर्ब करने आ रहा है, मतलब हवा में, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। आपको 2-3 बातें बताता हूँ। जैसे जनरली जब कोई हमला होता है और कोई दूसरा कंट्री अपना प्लेन वगैरह भेजता है, तो पहले तो कोशिश करता है कि मौसम जो है वो अच्छा ना हो, जैसे रडार वगैरह के बारे में उनके लोकेशंस का पता ना चले, पहली चीज़। दूसरा, कम ऊंचाई से चीज़ें आएँ, कम हाइट से चीज़ें आएँ। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये इन 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखा जाता है। अब अगर एक बात बताओ, ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखते हैं। मान लो अगर एक बात बताओ, अगर कम हाइट पे चीज़ें आ रही हैं और मौसम अच्छा नहीं है, तो ऐसी अवस्था में रडार सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, तो ये जो फाल्कन है ना, ऐसी स्थिति में अच्छी तरह से पता लगाएगा, जानकारी लेगा, और पता लगाकर जानकारी लेकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग भी किया जाएगा। इवन जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान, ये चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भी ना इसकी डिमांड कर रहे हैं। किसे? इजराइल से। इजराइल मुझे दे दो। ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी घटना है, पर आज तक अभी इजराइल ने या पाकिस्तान और चाइना को नहीं दिया। अगर आपसे ये पूछूं कि दुनिया में कितने राष्ट्रों के पास फाल्कन जैसे अत्याधुनिक अवाक प्रणालियां हैं, अवाक मतलब इम्प्रूव्ड रडार प्रणालियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3। एक इजराइल खुद जिसने बनाया, दूसरा भारत जो आज हम पढ़ रहे हैं, और तीसरा सुनने में आता है कि चिली को भी ये चीज़ मिली है। तो ये 3 हो गए राष्ट्र जिनके पास ये चीज़ आज उपलब्ध है। और या कुछ 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को वास्तविक समय में, मतलब रियल टाइम बेसिस पर अभी इस समय क्या हो रहा है, पूरा नियंत्रण करते हैं, पूरा मतलब ऑब्जर्व करते हैं, उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं, उससे हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहीं पे बात करेंगे स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के बारे में। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के बारे में
स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के बारे में। क्या भाई स्टेल्थ प्रौद्योगिकी, जरा समझना। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी क्या होती है, जरा समझना। ठीक है, देखो स्टेल्थ प्रौद्योगिकी को हम एलो प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। हम एलो प्रौद्योगिकी या लो ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं ना। एलो का मतलब होता है लो ऑब्जर्वेशन, LO, लो ऑब्जर्वेशन तकनीकी। स्टिल टेक्नोलॉजी इज अ लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी या लो ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टिल तकनीकी जो है वो लो ऑब्जर्वेशन तकनीकी, जिसका कम अवलोकनीयता कह सकते हैं, है ना। लो ऑब्जर्वेशन का मतलब कम अवलोकनीयता, ठीक है, ऐसा हम कम अवलोकनीयता भी कहते हैं। ठीक है, असल में होता क्या है कि इसमें कोई भी हवा में मौजूद कोई चीज़ या पानी में मौजूद कोई चीज़ यानी वायु और जल में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वायु एवं जल में अगर कोई भी वस्तु है तो भाई उसकी ये जानकारी लेता है, ठीक है ना। और अगर सबसे पहले अगर इसकी जानकारी ले लेता है तो ठीक है ना, हम अगर वो किसी दुश्मन का है तो उसको वहीं पर विध्वस्त कर देते हैं और देश के बॉर्डरिंग एरियाज़ की सुरक्षा करते हैं, देश की जो सीमा रेखा उसकी सुरक्षा करते हैं। तो स्टिल तकनीकी वैसे तो एक ऐसी तकनीकी होती है जैसे किसी भी वायु और जल में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको देख पाना आसान नहीं होता और उसको इनविजिबल करने का जो कार्य होता है, न दिखने का कार्य, वो स्टिल तकनीकी करता है। और इसी स्टिल तकनीकी अगर लगी कोई तकनीक, अगर कोई चीज़ हमारी तरफ आती है तो उसका उपयोग कर पाना, पहचान पाना बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो यही वो स्टिल तकनीकी है। अब बात होती है स्टिल तकनीकी में ऐसा क्या होता है जिससे हम किसी रडार या किसी सोनार प्रणाली से किसी हवा में और किसी जल में मौजूद ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ जो आप इसकी बात कर रहे हैं, वायु जिसके लिए रडार का प्रयोग होता है, ये जल जिसके लिए सोनार का प्रयोग होता है, तो रडार और सोनार है ना, इन सब के रेंज में ये चीज़ें नहीं आती हैं, अतः इनका पता नहीं चलता है। ये चीज़ें नहीं आती अतः इनका पता नहीं चलता है। अब बात होती है ऐसा क्या है इसके अंदर, है ना, जिससे हम इसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ सीधी बात देखेगा, यहाँ इसमें नॉन मेटालिक एयर फ्रेम पाए जाते हैं, इनमें रडार और शोषक सामग्री पाई जाती है, मतलब मेटल नहीं है, नॉन मेटालिक एयर फ्रेम है। और दूसरा ये है कि इनमें की रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं। क्या है ये चीज़ें, जरा देखिएगा धीरे धीरे, इधर आइए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक फाइटर, ये मान लो एक रडार प्रणाली है ना, ये मान लो एक रडार प्रणाली है, गॉट इट, ये एक रडार प्रणाली है, ठीक है। और रडार प्रणाली से निकलता है बेटा रेडियो तरंगे। कौन सा निकलता है, रेडियो तरंगे निकलती हैं। तो रडार प्रणालियों से निकलते हैं रेडियो तरंगे। ये मान लो कोई फाइटर प्लेन है, कोई फाइटर प्लेन है, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है, कोई भी फाइटर प्लेन है यानी युद्धयान, वायुयान वाला, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो वायुयान वगैरह आपकी तरफ आते हैं वो मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटालिक होते हैं, धात्विक होते हैं, वो धात्विक होते हैं ना, धातु के बने होते हैं, मेटालिक होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं यानी धात्विक होते हैं। अगर एक बात बताओ, रेडियो तरंगों से जो रडार से जो रेडियो तरंगें निकलती हैं, ये चारों तरफ जाती हैं, रेडियो तरंगें याद रखना, ये चारों तरफ जाती हैं। तो जब चारों तरफ जाती हैं तो भाई ये यहाँ भी आती हैं और इनके मेटल से, धातु से लड़कर लौटती हैं। तो जब लड़के लौटती हैं तो हमें हवा में जो मौजूद ये चीज़ है इसका पता चल जाता है। तो वायु में मौजूद हमें इसके बारे में पता चल जाता है इसकी मदद से, है ना, वायु में इसका पता चल जाता है ना, इसकी मदद से हमें इसकी जानकारी हो जाती है, ठीक है। धात्विक, तो मेटल में इसके पता चलता है, धात्विक जिसे आप कहते हैं। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक काम करूं, मेटल की जगह अगर ये नॉन मेटल हो, गैर धात्विक चीज़ हो जाए। अब आपको सर गैर धात्विक मतलब क्या, नॉन मेटलिक मतलब क्या, मान लो कोई फाइबर वगैरह लगा दे, कार्बन फाइबर वगैरह लगा दे। अब कार्बन फाइबर वगैरह लगा दोगे, फाइबर ग्लास, इस तरह की चीज़ें, तो ये ना फिर ये लड़कर लौटेंगे नहीं। तो भाई साहब ये ना यहाँ से निकल जाएंगी या कुछ हो जाएंगी, तो ऊपर इनका पता नहीं चल सकता। तो ये मतलब हो गया कि अगर गैर धात्विक पदार्थों का उपयोग किया जाए किसी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में, एरोप्लेन वगैरह में, तो या किसी मिसाइल वगैरह में, तो रडार से रेंज में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ हो सकती है, अगर मान लो
इसके बाहर एक रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दें। क्या? रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दें। मतलब ऐसा पदार्थ जो कि रडार की जो तरंगे हैं ना, रेडियो तरंगे, उनको अवशोषित कर ले। अगर अवशोषित कर लेगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। तो अंतिम में यही होगा कि ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका पता नहीं चलेगा, उसका पता लगाया जाना पाना संभव नहीं है। तो ये हो गया रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और कार्बन फाइबर गैर भौतिक चीज़ें। तो एक छोटा सा एक झांकी था, मतलब एक कंसेप्ट था जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वायु में हम किसी ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगाते। और यही चीज़ें आपको देखो तो सोनार प्रणालियाँ जो होती हैं, पानी के अंदर भी इस तरह के गुण होंगे तो उसका भी पता नहीं लगा। लेकिन सोनार प्रणालियों के लिए जो उपयोग किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का है ना, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ होता है। ये ध्यान रखना, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक हो गया रेडियो तरंग और एक हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ये दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे लिए चलते हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं रुद्रम 1 और रुद्रम 2। अब आपको भी समझ में आना चाहिए कि युद्ध है, 21वीं सदी का युद्ध है। तो 21वीं सदी का युद्ध में सही बात है, जिसके पास तकनीकी होगी वो युद्ध जीत जाएगा। सस्ती, अच्छी, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला जिसके पास तकनीकी होगी। ठीक है, सो उसी बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले बात करेंगे रुद्रम 1 और रुद्रम 2 के बारे में, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह काम करता है। क्या करता है? अब मान लो कोई बैटलफील्ड का क्षेत्र है, यानी युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में जो फ्रंट में सेना लड़ती है उसके पीछे से उसको सपोर्ट दिया जाता है। जैसे हमारी जो सेना लड़ती है ना, उनको पीछे से बैकअप प्लान रहता है और वो लगातार जानकारी पीछे दे रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है पीछे और कैसे चलना, आगे काम करना है। तो ये सारी जानकारी, सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो चलते रहते हैं। ठीक है, कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है एंटी रेडिएशन मिसाइल में कि ये क्या करते हैं। अच्छा, कैसे वो बैकअप सपोर्ट ले रहे होते हैं? वहाँ का संचार सूचना तंत्र जो वो उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा होता है और उनकी मदद हमेशा फ्रंट साइड में जो लोग लड़ते हैं उनको पहुंच रही होती है। ये रुद्रम 1 और रुद्रम 2 क्या करता है पता है भाई? जब वहाँ का पूरा संचार सूचना प्रणाली को ठप कर देता, घुसो मारो, पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम मिलेगा ही नहीं, आप युद्ध को आसानी से जीत जाओगे। कुछ ऐसा यही है रुद्रम 1 और रुद्रम 2, जिसे कहते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। ठीक है, तो ये एक ऐसे मिसाइल हैं जो एंटी रेडिएशन की तरह काम करते हैं और जो वहाँ पे रेडिएशन यानी संचार सूचना में है उसको बर्बाद कर देते हैं। वहाँ की जो सैनिक जो फ्रंट में लड़ रहे होते हैं, पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता है। यही वो पूरी कहानी है जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। चलिए, रुद्रम 2 के बारे में लिखा हुआ, हवा से सतह में मिसाइल प्रणाली है, ऊपर से वायु से जमीन पे फेंकिए, ठोस ईंधन युक्त होता है, 350 किलोमीटर तक के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। सुखोई 30 फाइटर प्लेन है, सुखोई 30 MK1 फाइटर प्लेन है। ओके, यहाँ जेट वगैरह से इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। फाइटर जेट वगैरह से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। किसी फाइटर प्लेन से उस एरिया में गिरा दीजिए, वहाँ का पूरा संचार सूचना प्रणाली वगैरह विध्वस्त कर दीजिए। देखिए लिखा भी है, रडार, संचार प्रणालियाँ और कमांड सेंटर जैसे विभिन्न दुश्मन जमीन आधारित संपत्तियों को बेअसर कर दें। इसका जो विकास है वो DRDO की प्रयोगशाला द्वारा हुआ है। DRDO द्वारा इसका विकास कार्य किया गया, उन्नत स्वदेशी प्रौद्योगिकी है ना को इसमें शामिल किया गया। तो ठीक है भाई, हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और सही बात है, बैटलफील्ड में हमें कब क्या ज़रूरत पड़ जाए किसी को पता नहीं है, तो हम हर तरह के ऑप्शन जो है वो लेकर चलते हैं। ठीक है, हम हर तरह के ऑप्शन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर है, हम आगे चलेगा। रुद्रम मिसाइल श्रृंखला अवलोकन, इस पे बात नहीं करनी है। जो पुराना वाला था वो अक्टूबर 2020 को पहली बार परीक्षण हुआ था, जिसकी दूरी थी 150 किलोमीटर। इसे हम और डबल वगैरह कर चुके हैं। ठीक है, इसे हम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, बढ़ा चुके हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे हम बढ़ा चुके हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है, दुश्मन रडार सिस्टम वगैरह को बर्बाद करेगा। ठीक है, नेविगेशन एवं गाइडेंस सिस्टम जो होगा, जैसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, आंतरिक गति सेंसर का उपयोग करके गति और स्थिर को
ट्रैक करेगा, ठीक है। जीपीएस प्रणाली भी होगी सटीक गाइडेंस के लिए, मतलब इसमें लगा है, लिखा हुआ है कि किन किन तरीक़ों से उपयुक्त होकर, मतलब क्या क्या चीज़ में लग कर और ये काम करेंगी। फिलहाल इतना ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको रुद्रम और रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में आपको किताब मैंने बोला ही है, और पीवाईक्यू लगाने 9th एडिशन आपके पास है, लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। सर क्वेश्चंस तो सिर्फ सतही स्तर कर आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग जहाँ ज़रूरत है वहाँ मेंटर कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ मेंटर कर रहे हैं। आगे आइए, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो हमने देख लिया, 100, 200, 150, 300 तक रुद्रम और रुद्रम 2 जो है वो काम में प्रयोग में लाया जाता है। अब हम एक अगले मिसाइल की तरफ चलेंगे जिस पर आपके पेपर है 2022-23 के आसपास मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी रहा है, मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी रहा है, जिसका नाम है S-400 मिसाइल, जिसका नाम है S-400 मिसाइल, ठीक है। S-400 मिसाइल एक एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली है, ठीक है, और वायु से मार करने के लिए फिलहाल इसको रूस द्वारा विकसित किया गया है। रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है रोसोबॉन एक्सपोर्ट, ओके, इसी ने इसका निर्माण कार्य किया है और जो भारत ने खरीदा है। भारत के इसके पहले जो था वो S-300 मिसाइल था। ये 300 और 400 जो वैल्यू है, ये 300 और 400 किलोमीटर की दूरी को बताते हैं। तो S-400 जो है वो 400 किलोमीटर तक की दूरी तक इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम S-400 रखा है। और जो 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए प्रयोग में ला सकते हैं उसे हम S-300 के नाम से जानते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक संचालित आधुनिक लंबी दूरी SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल S2A के रूप में इसे विकसित किया गया है। यहाँ तक कि आपको बताऊँ तो अमेरिका की एक मिसाइल है, ठीक है, जो अमेरिका चाहता था भारत में से खरीदे, उसका नाम बेटा थाड, ठीक है, थाड, ठीक है। तो अमेरिका चाहता था भारत खरीदे, भारत ने इसको कभी लिया नहीं, तो इसकी तुलना की जाए तो ये थाड मिसाइल से बेहतर ही मानी जाती है, ठीक है। वैसे तो ब्रह्मोस को भी थाड से बेटर माना गया था उस जमाने में, ठीक है। अमेरिका में एक प्रोविजन है, इसका नाम है काटसा, सुना होगा। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया हम इसे मिसाइल खरीदे, और अगर कोई कंट्री की जो दूसरे कंट्री जाके मिसाइल खरीदता है तो भाई साहब उस पर प्रतिबंध लगाता है, उसको परेशान करता है, अपने आप को दादा समझता है। यही वो कहानी है, यही वो कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं। S-400 जो है वो एयरक्राफ्ट वगैरह से लगाइए, मानव रहित हवाई वाहन जिसको आप UAV कहते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज प्रक्षेपास्त्रों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों से 400 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है, और 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक जुड़ सकता है, 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जुड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 36 लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। तो सर ये तो एक कमाल का इंटरसेप्टर भी हो जाएगा, मतलब मान लो 36 कोई स्वान ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है, भाई साहब एक बार में 36 खत्म, ठीक है। तो सर क्या भारत के पास है? हाँ भाई है, मैंने सुना दूसरा लॉट भी आ चुका है, और ये इंडिया पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये तैनात भी है, गूगल करिए आपको मिल जाएगा। सुनते इसके 2 लॉट आ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छी गुणवत्ता है S-400, ध्यान रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है FOBS। अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है FOBS। क्या होता है FOBS? सुनना, FOBS है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डिंग सिस्टम, FOB। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन मिलेगा अभी, आई थिंक 5-6 साल पुराना प्रश्न है। FOBS आपके पेपर में आया हुआ है। क्या होता है FOBS? समझिएगा, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डिंग सिस्टम। देखो आप लोगों को मैंने अंतरिक्ष पढ़ाया था। अंतरिक्ष मैंने कहा कि जब किसी उपग्रह को भेजते किसी कक्षा में लगाते हैं, तो जैसे उपग्रह को कक्षा में लगाते हैं, अगर बताओ हम किसी प्रक्षेपास्त्र को ही कक्षा में लगा दे तो, या कुछ लोग बम को ही कक्षा में लगा दे तो सर ये समझ नहीं आया, ये समझ में ये नहीं आया। मैं समझाता हूँ, समझो। मान लो पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रहा है और बम को तुम्हें कक्षा में लगा दिया भाई साहब। अब पृथ्वी घूम रही है, बम अपनी कक्षा में। अब कुछ लोग बम कहाँ लगाएंगे? अरे भाई लियो ऑर्बिट में लगाएंगे, ध्रुवीय कक्षा में, ठीक है। तो जब लियो ऑर्बिट में ध्रुवीय कक्षा में तुम लगाओगे बम को, तो लगाओगे जब बम को, समझिएगा, इस ध्रुवीय कक्षा में जो आप बम को लगाते हैं, ये बम जब वो कंट्री के सामने वो ऑर्बिट पहुंचता है, भाई साहब वहाँ से डी ऑर्बिट कर दो, वहाँ से हटा दो, और जो पृथ्वी पर जो जगह आ रही है वहाँ पे गिरा दो।
इसी प्रणाली को, इस तरह की तकनीकी ही फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डिंग सिस्टम कहलाता है। तो सर पहले ऑर्बिट में लगा के बम रख दो, बहुत बढ़िया, और जब जो एनिमी कंट्री उसके सामने आए तो वहाँ पे डीऑर्बिट कर दो, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह के सिस्टम को भी जो डेवलप किया गया उसी को हम FOBS के नाम से जानते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डिंग सिस्टम। एक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डिंग सिस्टम FOBS एक वॉरहेड डिलीवरी प्रणाली है। अपनी लक्ष्य गंतव्य की ओर, है ना, लियो ऑर्बिट, है ना, पर उपयोग में लाया जाता है। लियो आपको पता है, कम दूरी के, पृथ्वी की निचली कक्षा, पृथ्वी की निचली कक्षा, पृथ्वी की निचली कक्षा। तो लो अर्थ ऑर्बिट में हम इसको लगाकर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी की निचली कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट। लक्ष्य पहुंचने से ठीक पहले यह अपने रिट्रोग्रेड इंजन को ऑन कर देता है और सीधा वहां से डीऑर्बिट होकर उस लक्ष्य पर गिरता है, उस लक्ष्य पर गिरता है। तो ये कहानी है जो आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। डीऑर्बिट करता है। यदि लक्ष्य और लॉन्च स्थित लाइन में है एक दूसरे के, तो वहीं पर अपना गिरा लो, यही कहानी है। ठीक है सर, इस तरह की चीजें भी दुनिया में आ रही, भाई आ रही हैं, तो हम आप क्या करें? एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, तो पढ़ते रहो एग्जाम के लिए, क्या कर सकते हो। पर कमाल की चीज है ना, कमाल की चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है डर्टी बम। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है डर्टी बम। डर्टी बम क्या होता है? देखो, एक ऐसा बम जो सिर्फ आपको मारता ही नहीं है, आपके शरीर को फाड़ता ही नहीं है, इसके अलावा, मतलब एक विस्फोटक ही नहीं है, इसके अलावा वहां पर रेडिएशन भी देता है। तो सर ये मारेगा भी और विकिरण भी करेगा, हाँ, और दोनों तरह से आपको परेशान करेगा। यही होता है बेटा डर्टी बम। तो समझा ले क्यों डर्टी बम क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डर्टी बम एक तरह से रेडियोएक्टिव सामग्री को विस्फोटों के साथ जोड़ देता है, मतलब रेडियोएक्टिव मटेरियल भी है और साथ साथ विस्फोटक भी है, दोनों साथ साथ इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। रेडियोएक्टिव सामग्री जनरली फैलाकर नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वहां से क्या होता है, रेडिएशन होता है, प्रदूषण होता है, क्षेत्र को दूषित करता है और मानव शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, मानव शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। डर्टी बम में जैसे बहुत सारे रेडिक्टिव एलिमेंट्स, सीजियम 137, RDS विस्फोटक जैसे कोबाल्ट 60, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 आदि इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इवन आपको बताऊं तो जैसे मान लो, ऐसा थोड़ी ना कि भारत ही किसी कंट्री पर डर्टी बम गिरा सकता है, भारत पे भी तो कोई डर्टी बम गिरा सकता है। तो अगर भारत पर कोई डर्टी बम गिरा रहा है तो उसका पता लगाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए भी भारत का एक सिस्टम प्रणाली है जो विकसित किया गया। किसने बनाया है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा बनाया गया है। बार्क, BARC, बार-सी, इसको बार्क कहते हैं। ओके, इसमें हवाई गामा स्पेक्ट्रोमेट्री सिस्टम जैसे सिस्टम विकसित किए गए हैं जो छुपे और छिपे उपकरणों का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इस तरह से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इस तरह की चीज़ों का विकसित किया है। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए हमें इस तरह के सिस्टम की आवश्यकता थी जो हमारे पास है। आगे हम चलते हैं DW की तरफ, जिसका नाम है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, निर्देशित ऊर्जा हथियार, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। अच्छा, आपने मूवी देखी क्या, मैट्रिक्स? नहीं देखा? अच्छा छोड़ो, आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुना है? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तो सुना है? ये हमारे देश का है विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ये हमारे देश का है एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जिसका विकास किया गया है। आपने कुछ सुना होगा, काली? नहीं सुना? कोई बात नहीं। और ये भारत में तो है ही है, विदेशों में भी इसके पहले विकसित हो चुका था, भारत में भी विकास किया गया है। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो कहीं पर कोई दंगा फसाद हो रहा है तो सरकार गोलियां चलाती है, लाठियां चलाती है। एक और तरीका है, सरकार इनको चलाए, रेडिएशंस टाइप की चीज़ें होती हैं, लोग उसका असर पड़ता है, लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब विद्यार्थी हैं, है ना, परीक्षा बार बार सस्पेंड हो रहा है, परीक्षा में पेपर आउट हो रहे हैं, दंगा फसाद क्या मतलब, जा रहे हैं अपनी मांग करने के लिए, पुलिस पीट रही है, तो भाई साहब
इससे भी मार सकते हैं, एक और ऑप्शन आपको मिल गया। सो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ रहे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए मित्र आगे लिए चलते हैं। कंसेप्ट वाला पार्ट जो वो आपको समझ में आ चुका होगा। देखिएगा भाई, सब लोग खाना पीना खाते रहिए, जो लोग सुन रहे हैं अभी, ठीक है, सब खाना पीना सब पीते रहिए, खाते रहिए, पर सुनते रहिए। और जब आपको लगे कि ये लाइव क्लास है ना, तो भैया लाइव ही सुना करो ना। तुम लोग से बोल रहा हूँ भाई, सुनो, जब लाइव क्लास है तो लाइव ही सुना करो ना, ठीक है। और अभी रिकॉर्डिंग जब जाके ये सब तुम लोग बाद में देखते हो ना, तो उतने सीरियस नहीं होते हो, मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या है भाई DWS सिस्टम, दिखाता हूँ, जरा देखते जाइए क्या है पूरा DWS सिस्टम, ठीक है। हम इस पर हैं, ठीक है। तो यह एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। सो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हिस्सा, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कंसेप्ट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें दुश्मन संपत्तियों को अक्षम, क्षति या नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। जो रेंज में हथियार होते हैं, ठीक है, उनसे उनका उपयोग किया जा रहा है काइनेटिक प्रोजेक्टाइल के बजाय, है ना। काइनेटिक प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी से जाके भिड़कर और फिर मारना, उस तरह से काम नहीं करते। उसके बजाय इनके अंदर कुछ लेज़र, माइक्रोवेव, पार्टिकल बीम, इस तरह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। DW कैसे काम करता है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कैसे काम करता है, तो ऐसे प्रकाश की गति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो शरीर पे पड़ती हैं। तरंग दैर्ध्य, पावर आउटपुट के आधार पर लक्ष्य सामग्री को भेदा या बाधित किया जा सकता है। DW का प्रकार जो है कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से तरह के तंत्र हैं, किस किस तरह की जगह पे उनका बेस्ट फॉर कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो पहले हाई एनर्जी लेज़र देखा जाए तो एक DW सिस्टम है जो लेज़र बीम का उपयोग करता है किसी ड्रोन को मार गिराने के लिए, किसी लंबी दूरी के मिसाइलों को सटीक लक्ष्यीकरण करके। तो सर इसके द्वारा ऊर्जा लाकर हम किसी ड्रोन को भी गिरा सकते हैं, यहाँ तक कि बंदूक किसी प्रक्षेपास्त्र को भी गिरा सकते हो। HPM क्या है, हाई पावर माइक्रोवेव, उच्च शक्ति के माइक्रोवेव है, किसी जगह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप बर्बाद कर सकते हो। मिलीमीटर वेव, ये गैर घातक है भीड़ नियंत्रण के लिए, मतलब जान नहीं लेगा आपका लेकिन इफेक्ट तो डालेगा, जान नहीं लेगा आपका पर इफेक्ट तो डालेगा। पार्टिकल भी, यह त्वरित पार्टिकल के रूप में कार्य करेगा। फिलहाल प्रयोगात्मक उच्च ऊर्जा क्षति भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो छोटे मोटे कार्यों के लिए हम पार्टिकल बीम्स वगैरह का भी उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के रूप में कर सकते हैं। कहाँ कहाँ किस किस जगह उपयोग है, तो सैन्य प्रणाली में किसी ड्रोन या मिसाइलों को रोकना, उस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो है उसको विध्वस्त करना, अक्षम बनाना, गैर घातक बल का उपयोग करना, भीड़ नियंत्रण करना, और मलबे या हमलों से उपग्रहों की रक्षा करना। जैसे मान लो कोई उपग्रह है, उसका मलबा है, तो उनको और टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और ऊपर ही तोड़ तोड़ के डस्ट पार्टिकल बना सकते हैं। तो अंतरिक्ष में जो केसलर सिंड्रोम है, आपको याद आ रहा होगा केसलर सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसको भी आप समाप्त कर रहे हैं, उसको भी आप समाप्त कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। DW के लाभ क्या है, प्रति शॉट इसका लागत कम है, प्रति शॉट इसका लागत कम है। तत्कालिक लक्ष्यीकरण देखा जाए तो ये प्रकाश की गति से चलते हैं, कोई भौतिक गोला बारूद इसमें है नहीं, आसानी से चलेगा। उच्च सटीकता, गुरुत्वाकर्षण या मौसम से अप्रभावित है। साइलेंट एंड स्टेल्थ, विशेष रूप से लेज़र इसके द्वारा लेज़र में काम कर रहा है। ड्रोन स्वार्म और सस्ते रॉकेट के लिए बेहतर है, तो ड्रोन स्वार्म और सस्ते रॉकेट के लिए ये बेहतर है, इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग होगा।
ओके एवरीवन, आगे आइए। चुनौतियाँ क्या है? ठीक है, मौसम ठीक नहीं है, मौसम पर निर्भर, कूलिंग सिस्टम और ऊर्जा मांग दूसरा प्रॉब्लम। विशेष क्षेत्र में DWs को हम फ्रेंडली तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। बड़े एरिया वाले जगहों पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको अलग से बताया, बट DW अब मेरे ख्याल से आप गेस कर लोगे, कुछ भी होगा तो। भाई साहब, भारत के कुछ DW के उदाहरण, भारत के कुछ DW के उदाहरण क्या क्या है? दुर्गा 2 DRDO का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है जो 100 किलोवाट के शक्तिशाली लेजर हथियार विकसित करने पर केंद्रित है। 2 किलोवाट का BL प्रणाली है, मुख्य रूप से एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए विकसित किया गया है, मतलब कोई ड्रोन आ रहा है उसको मार गिराने के लिए। त्रिनेत्र जो है वो लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित, जो DRDO की एक विशेष प्रयोगशाला है, उसके लिए किया गया है। और काली, जो मैंने आपको बोला था, DRDO और बार्क द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटर हथियार प्रणाली है। पैसे थोड़ा नाम याद रखना, भारत का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम में विकसित किए गए तकनीकियाँ हैं, तो ये विभिन्न प्रोजेक्ट के नाम है जिसके अंतर्गत भी चीज़ें विकसित की गई हैं। भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पे USA, अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का, इजराइल का, अन्य राष्ट्रों ने भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली विकसित किए हैं जो आपको जानने चाहिए। ओके, विकसित किए हैं जो आपको जानने चाहिए। आगे आइए, हम लोगों को कुछ विस्फोटक हथियार भी जानने हैं। ठीक है, कुछ विस्फोटक हथियार भी जानने हैं। कौन कौन से विस्फोटक हथियार जानने हैं देखिएगा। फिलहाल ये प्रश्न आपके पर 2025 में पूछा है और ये बहुत गंदा प्रश्न है, सच में बहुत ही गंदा प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आज तक UPSC में कभी नहीं पूछे गए थे। ये बमों के नाम पूछ रहे हैं, चीज़ों के नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो विस्फोटक हथियार अगर देखा जाए तो एक तरह से जो पारंपरिक हथियार है वही हैं, पर इनमें अलग अलग तरह की विनाश करने की क्षमता है। ये विभिन्न तरीके से विनाश करते हैं। विस्फोटक हथियार कई प्रकार के होते हैं, बम हो सकता है, कोई आर्टिलरी हो सकती है, ग्रेनेड हो सकता है, मिसाइल हो सकता है, लैंड माइन्स हो सकता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाथ में ग्रेनेड लेके फेंक रहे हो, माइन्स बिछा दिए हो, ठीक है, समुद्र में बम फेंक रहे हो, बहुत तरह के अंदर बम होते हैं। रॉकेट मोटर जला फेंक रहे हो, उससे बम फेंक रहे हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे नाम दिए गए। सो सम नेम्स यू कैन सी ऑन स्क्रीन। उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों के प्रकार। आपको इसमें उच्च विस्फोटक में RDX, साइक्लोनाइट जिसको कहते हो, TNT, PTN, C4 जैसे विस्फोटक सैन्य हथियारों में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा CL-20, जैसे चाइना लेक 20 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटकों में से एक माना जाता है। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि ये जो RDX वगैरह जो भी हम देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्रभावशील है। इसका उपयोग असल में जो रॉकेट और प्रक्षेपास्त्र होते हैं उसके अंदर चाइना इसका उपयोग करता है, CL-20 का। HMX उच्च पिघलने वाले विस्फोटक हैं, इन्हें ऑक्टोजन भी कहा जाता है ना। इसमें नाइट्रो अमाइन विस्फोटक होता है, इसके अंदर नाइट्रो अमीन जैसे केमिकल भरे होते हैं, है ना। नाइट्रो अमाइन जैसे केमिकल भरे होते हैं जो कहीं ना कहीं जैसे RDX होता है उसी से मिलते जुलते हैं, और सैन्य प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, LLM-105 एक और उच्च ऊर्जा विस्फोटक है। ठीक है, इसे कैलिफोर्निया के एक लैब है वहाँ पे विकसित किया गया था, और उच्च घनत्व और ऊर्जावान गुणों से विशेष होता है। ओके, विभिन्न तरह के सैन्य अनुप्रयोगों में इसको लाया जाता है। ओके, निम्न विस्फोटक की बात करें जैसे गन पाउडर, है ना, अन्य कम संवेदनशील विस्फोटक भी उपयोग किए जा सकते हैं। IED में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जैसे मिश्रण ईंधन और ऑक्सीडाइजर का संयोजन है ये। ठीक है, का संयोजन है। आरंभिक या प्राथमिक उच्च विस्फोटक, माध्यमिक उच्च विस्फोटक
और विस्फोटक हथियार, ये कुछ अलग अलग तरह के विस्फोटक है। इनको एक ऊपर से देख कर चलेंगे, है ना, ज़्यादा इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। वहाँ पर आपको नाम मैंने दे दिया था, वो नाम आप देख लेंगे और उस नाम पे आपके पेपर में 2025 में एक प्रश्न मिलेगा भाई, ठीक है। अब बात करेंगे हम गौरव प्रोजेक्ट की। गौरव प्रोजेक्ट ऑफकोर्स DRDO का है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के सफल रिलीज परीक्षण किए हैं। ओके, स्टैंड ऑफ दूरी से सटीक हवा से सतह पर हमले के लिए डिज़ाइन किया गया। दुश्मन एयर डिफेंस से बाहर रहते हुए इसका उपयोग किया जा सकता है। गौरव की विशेषता देखिए तो हवा से लॉन्च किया जा सकता है, सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है, ठीक है। इसकी क्षमता जो होती है लगभग 100 किलोमीटर तक होती है और 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच आप इसका संचालन कर सकते हैं। वजन देखिए तो पंख वाला संस्करण है, तो इसका पंख वाले संस्करण का पता लगाना आसान नहीं होता है ना। और जो इसके अलावा इसका एक और है, जैसे गौरव है वो पंख वाला संस्करण है और इसका एक और सिस्टम है गौतम जो बिना पंख वाला है ना। इसकी दूरी लगभग 1000 किलोग्राम का गोला बारूद ले जा सकता है और गौतम जो उसकी दूरी लगभग 550 किलोग्राम का गोला बारूद हो सकता है। नेविगेशन में हाइब्रिड प्रणाली का उपयोग किया गया रास्ता वास्ता समझने के लिए। उद्देश्य है कि सुरक्षित दूरी से दुश्मन के जमीनी ठिकानों और बुनियादी ढांचों को उच्च सटीकता के साथ नष्ट करना, ओके, के साथ नष्ट करना। ग्लाइड बम होता क्या है? देखो, ग्लाइड बम वो होता है जो बिना इंजन, बिना ऊर्जा के, बिना, है ना, जहां भेजोगे वहां जाकर गोला बारूद गिराएगा। जैसे आप लोगों ने ग्लाइडिंग की होगी, है ना, पहाड़ वालों पे दौड़े 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 आए आपके ऊपर एक पंखे की तरह लगा, पंखा मतलब पतंग की तरह, और यूं उड़ गए, है ना, एग्जैक्टली। लेकिन एक समय तक आपने एक स्पीड ली थी, एग्जैक्टली ये वही है, एक सटीक निर्देशित, है ना, ओके, एक सटीक निर्देशित गोला बारूद जो इंजन थ्रस्ट के बिना महत्वपूर्ण दूरी तय करता है, एरोडायनेमिक लिफ्ट का उपयोग करता है, ठीक है, INS, GPS या लेजर जैसे प्रणाली द्वारा निर्देशित होता है। लॉन्च एयरक्राफ्ट को सुरक्षित दूरी पर रखने की अनुमति देता है, उत्तरजीविता और मिशन सफलता में सुधार करता है। ओके, Su-30 Mk1 ये फाइटर प्लेन के द्वारा हम इस ग्लाइड बम का उपयोग कर सकते हैं। स्पीड में लाकर उसको छोड़ देते हैं, फिर अपना ग्लाइड करता हुआ गिरता है। ग्लाइड मतलब ग्लाइडी। रूस के सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो और भारत के हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा यह विकसित किया। गौरव जैसे स्वदेशी हथियारों को तैनात करने के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। तो ठीक है, भारत की इससे स्वदेशी सटीक क्षमता में बढ़ोतरी होगी कि हम भी इस तरह के मिसाइल्स वगैरह चीज़ें अपने देश में बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत को पायलटों को फ्रंटलाइन जोखिमों के बिना गहरे हमले मिशनों से प्रभावशीलता बढ़ाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। फिलहाल ये गौरव है और एक पिक्चर मैंने दे दिया, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला हम बात करेंगे हेल्थ फायर मिसाइल। देखो, ये मिसाइल फिलहाल आपको बताऊं तो भारत ने इसको अमेरिका से लिया है और ये भी चर्चा का विषय रहा है। तो भारत को हेल्थ फायर मिसाइल जो है ये भारत ने लिया है, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम बात कर लेते हैं। थोड़ा ये इंग्लिश में है, घबराना नहीं, क्योंकि पिक्चर जो था वो इंग्लिश में ही था, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि पिक्चर के साथ ही आपको दिखाया जाए। क्या है दोस्त हेल्थ फायर मिसाइल? जरा स्क्रीन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये कम दूरी का लेज़र द्वारा गाइड किया गया, निर्देशित किया गया, वायु से सतह में मार करने वाला, कभी कभी ये वायु से वायु में मार करने वाला भी हेल्थ फायर मिसाइल है जो कार्य करता है। इसको अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है आर्मी के लिए। इसको हम हेलीकॉप्टर से भी भेज सकते हैं और ये एंटी टैंक मिसाइल के रूप में भी काम कर सकता है। कोई टैंक वैंक आपका आ रहा है तो उसको मार गिराने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे भारत का है ना नाग, वैसे कुछ हेल्थ फायर AGM 114R, ठीक है। देखा जाए तो किसी टारगेट, आर्मर्ड व्हीकल्स या बंकर्स या रडार्स
कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड होवरिंग हेलीकॉप्टर्स कि ये गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब इन सब से हम इनको विध्वस्त कर सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसकी गोला बारूद ले जाने की क्षमता 8 से 9 किलोग्राम की है। ओके, और ये मल्टीपर्पज़ है, ठीक है, बहुत सारे कार्यों के लिए हो सकता है। इसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो 950 mph है मिलियन पर आवर, और 950 m/h, और रेंज जो है वो 7 से 11 किलोमीटर है। फिलहाल फालतू चीज़ें हैं। अब बस याद है कि भारत ने हेलफायर जो लिया कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। आपके लिए उतना ही बहुत है, ठीक है, आपके लिए उतना ही बहुत है। अगला हम बात करेंगे संचय प्रणाली, ठीक है। तो संचय प्रणाली होती क्या है? सिस्टम, ये अड़ा आएगा, ड नहीं होगा। संचय प्रणाली, तो संचय प्रणाली असल में एक युद्ध क्षेत्र में एक बैटल सर्वेलेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। युद्ध क्षेत्र में एक तरह की निगरानी प्रणाली है जिसको आप बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। संचय प्रणाली, ये अड़ा है भाई, फिर मैं बोल देता हूँ, अड़ा है, ये अड़ा है ना, दिस इज अड़ा, ये अड़ा है प्रणाली, ठीक है। संचय सिस्टम बैटलफील्ड सर्वेलेंस प्रणाली है, ठीक है। इसका जो विकास कार्य है ये बहुत ज़रूरी है। पता है, गाजियाबाद की एक कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया है। इसका काम क्या है कि बैटलफील्ड में क्या चल रहा है, मतलब युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है, सारी सटीक जानकारी देगा ये। कमाल की चीज़ है ये। बैटलफील्ड में क्या चल रहा है, उस तरह का तंत्र है, सब कुछ समझ जाएगा बिना गए हुए। जैसे अच्छी, आप लोगों ने महाभारत सुना होगा, देखा होगा। महाभारत में एक किरदार होता है जिसका नाम होता है संजय, है ना, सुना होगा। किरदार होता है, उसका नाम होता है संजय। संजय एक ऐसा किरदार होता है जो कि धृतराष्ट्र के साथ रहता है, और वो, उसके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे वो देख लेता है, जान लेता है कि भाई कौन है जो कौरव में मारा गया, बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, महाभारत का जो युद्ध हो रहा था। बस यही नाम आप संजय के साथ याद रखेंगे। कुछ ऐसा ही ये भी यही काम करता है। 2025 में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में संजय को लेकर एक निगरानी प्रणाली का ध्वजांकन किया गया, और यहाँ पे ये कहा गया कि संजय एक उन्नत स्वचालित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, और जमीन और हवाई सेंसरों से वास्तविक समय डेटा को एकत्रित करने के लिए से विकसित किया गया है। तो ज़मीन से और हवा से, है ना, दोनों तरीके से ये उस जगह के बैटलफील्ड के सारी सूचनाएं रियल टाइम बेसिस पर, अभी इस समय क्या चल रहा है, सारी जानकारी लेता है रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। तो अभी इस समय बैटलफील्ड में क्या चल रहा है, सारी जानकारी लेता है, और जिसके हिसाब से हम पूरा एक सिस्टम डेवलप करते हैं। पूरा एक सिस्टम मतलब कैसे क्या चीज़ें अंदर हो रही हैं, ठीक है। और उस हिसाब से हम अपनी सारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सारी सूचना तुरंत देते हैं, और तुरंत वो एक्शन लेकर हमें जिस हिसाब से एक्शन लेना है, जिस चीज़ों को बचाना है, उस तरह से वो कार्य करते हैं, ठीक है। और बैटलफील्ड में जीतने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हर मोमेंट ऑफ टाइम में बैटलफील्ड में क्या हो रहा है उसकी जानकारी संजय सिस्टम से होती है। इसको 3 चरण में बनाने की योजना थी। कहा गया था मार्च से अक्टूबर 2025 तक विकसित हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2025 तक फाइनल था, और अब आज जब तक आप मुझे अभी सुन रहे हैं तब तक मैं कहूँगा कि करीब करीब पूरी तरह से विकसित हो चुका है, ठीक है। और भारतीय सेना के सभी संचालन, ब्रिगेड, डिवीज़न, इन सब के लिए सूचना काम करेगा। फिलहाल आपको सीधे यहाँ लिए चलते हैं, जो विशेष बात है जिसके बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ आइए और इस पर ज़रा बात कीजिए। ये है प्रोजेक्ट संजय का मेन सार। तो मैं आपको मेन मुख्य सार पे ही आ जाता हूँ, सीधे वहीं पर आपको इन चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट संजय का उद्देश्य है कि विभिन्न कार्यों, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन, लॉजिस्टिक, इन्वेंटरी प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं, प्रशासनिक कार्यों में संचालन दक्षता सुधारने के लिए स्वचालन परियोजनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है। प्रोजेक्ट संजय जो है वो ज़मीन पर कमांडरों के लिए युद्ध क्षेत्र जागरूकता बढ़ाता है, बैटलफील्ड में क्या चल रहा है,
और जो गाजियाबाद की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसी का ये प्रोजेक्ट संजय है। उसके तहत विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, इसका एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें आवश्यक बैंडविड्थ दिया जाएगा, जिसके बेसिस पर चीज़ों का पता लगाएंगे। डेटा सेंटर होगा, ठीक है, जहाँ पर सारी जानकारियाँ इकट्ठा की जाएंगी डेटा सेंटर, और वहीं से संचालित की जाएंगी। और अब 2025 तक फील्ड प्रमोशनों की निगरानी केंद्र पहुँचा रहा है, दिसंबर 2025 से। फिर बता दूँ ये काम कैसे करता है। देखो, जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, जो पेट्रोलिंग होती है, कोई आदमी वहाँ पहुँचता है, सारी जानकारी लेता है और सारी सूचनाओं को लेकर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, और उसके बेसिस पर जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन निकलता है, उसी सूचना को हम रियल टाइम बेसिस पर कहकर, होता ही रियल टाइम बेसिस पर है, सारे कमांड चीफ्स को भेज दिया जाता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स जो बोल रहा था, अब उनको डिसीजन लेना है वो क्या करना बैटलफील्ड में। अब मेरे ख्याल से आपको प्रोजेक्ट अंडर समझ में आ चुका होगा। बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम क्यों कहते हैं? युद्ध के क्षेत्र में जहाँ सर्विलेंस प्रणाली है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, ठीक है, किस तरीके से कार्य कर रही है। आगे बढ़ेंगे हम ऑपरेशन सद्भावना को लेकर। ऑपरेशन सद्भावना असल में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया लेह लद्दाख के क्षेत्रों में। तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के क्षेत्र में लाया गया है, और वहाँ का एक स्कूल है जिसका नाम है गुडविल स्कूल। उसको ये कह लो कि गोद लिया आर्मी वालों ने। ओके, वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना, शिक्षा, टूरिज्म है ना, उस तरह के लोगों को विकसित करना। करीब ऐसा कहते हैं स्कूल में वर्तमान में लगभग 2200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। ये ना एक मिसलिनियस काम है, विविध कार्य है जो लिया गया है, ठीक है, आर्मी द्वारा। आर्मी बहुत सारे विविध कार्य भी करती है। मैं सोचेगा कि सिर्फ थल सेना में देश की सुरक्षा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। और भी कार्य आर्मी करती है। क्या करती है मैं आपको समझाता हूँ आर्मी और क्या क्या कार्य करती है। कोविड का समय था। कोविड के दौरान आर्मी ने एक बड़ा मिसलेनियस काम किया था, एक ऑपरेशन लाया था उस जमाने में भी, उस टाइम में भी, ऑपरेशन नमस्ते। गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। जो व्यक्ति कोविड से ग्रसित हो रहा है उसको पूरा हॉस्पिटल सुविधा, ऑक्सीजन, बेड सब देता था। एक इंडिपेंडेंट इस तरह से चीज़ें काम करता है। तो उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन सद्भावना के रूप में भी आर्मी का एक कार्य है, जो लेह लद्दाख में गुडविल स्कूल में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए है। इवन इसको वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र के लिए ऑपरेशन सद्भावना फंड में कुल 8.82 करोड़ रुपया आवंटित किया था। वहाँ पे जिन जिन गतिविधियों पर काम करेगा पूरा पैसा लाया जाएगा। मानव संसाधन, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय एकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और शिक्षा के लिए ये पूरा पैसा खर्च होगा। तो एक मिसलेनियस वर्क है जो है। ये प्रश्न 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी द्वारा पूछा गया है, ठीक है। 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। क्लियर। रडार सिस्टम हमें जानना है, रडार प्रणाली। देखो रडार प्रणाली क्या होती है आप सब जानती हैं। मैंने अभी रडार प्रणाली को थोड़ा सा समझाया भी था जब मैं आपको स्टिल तकनीकी पढ़ा रहा था। ये ऐसी तकनीकी है जो बहुत सी जगह प्रयोग में लाई जाती है। इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार कहते हैं, एक तरह से वायरलेस नेटवर्क है ना। वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल फ़ोन जैसे रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो इसमें कौन सी तरंग होती है आपको पहले ही मैंने बताया, रेडियो तरंग होती है। जितनी भी वायरलेस तकनीकी है आप जान लो, तार विहीन प्रणालियाँ, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी तरंग का उपयोग होता है तो वो है रेडियो तरंग। उसमें सबसे ज़्यादा किसी तरंग का उपयोग होता है तो वो है रेडियो तरंग, ठीक है। फिलहाल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, विद्युत और चुंबकीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं, ओके। और किसी भी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए भी, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि रडार सिस्टम हवा में एयरबाउंड ऑब्जेक्ट का पता लगाता, फाइटर प्लेन, मिसाइल्स, इसके बारे में, ठीक है। इवन इसके अलावा नशीले पदार्थ और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए कम फ्रीक्वेंसी के रेडियो तरंगों का उपयोग भी किया जा सकता है। इवन जो उपग्रह होते हैं ना, उपग्रह
अंतरिक्ष यानों, उनको भी इसके माध्यम से ट्रैक और पहचाना जाता है। किसी भी उपग्रह को अगर सुरक्षित लैंडिंग करनी है, डॉकिंग करनी है, ऊपर जुड़ना है या उतरना है, उन सब केसेस में रडार तरंगों का यूज़ करते हैं, रेडियो तरंगों का, यानी रडार वहाँ पे भी होता है। आपने स्पेडेक्स सुना होगा जब मैंने अंतरिक्ष तकनीकी आपको बताई है। यहाँ तक कि उपग्रहों का जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, जो दूर संवेदी उपग्रह पृथ्वी की जानकारी लेते हैं, इन सब के बारे में भी है ना, ये रडार सिस्टम का उपयोग वहाँ पे भी होता है। ठीक है, मतलब रडार को आप कम मत समझना, बहुत सारी चीज़ों में और होता है। यहाँ मैं एक छोटा सा एक उदाहरण ही लेकर आया हूँ, आपको चीज़ों को धीरे धीरे समझाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा रडार का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो दोस्तों, दूरस्थ संवेदन है, मतलब दूर संवेदी उपग्रह हो गया, अभी मैंने आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ तक कि पर्यावरणीय स्थितियों का पता लगाने के लिए, ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड है ना, इन सबों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उनको ट्रैक करने के लिए उसका उपयोग होता है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन तो सबको पता है, वायुयान जो होते हैं रडार सिस्टम से काफ़ी सुरक्षित तरीके से उड़ रहे होते हैं। जहाज नेविगेशन, पानी वाला जो जहाज होता है, जब पानी के ऊपर चल रहा होता है बेटा, तो वो भी रडार सिस्टम से उसका लोकेशन पता होता है। यहाँ कंफ्यूज मत कर जाना, फिर लोग कहेंगे सर जहाज पानी के तो नीचे वाला, वो तो बेटा सोनार से चलता है, मैं पानी के ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। हवाई यातायात नियंत्रण तो सर पता ही है। ठीक है, कानून प्रवर्तन, ये थोड़ा समझदार है। ऐसा है क्या है कि मैं आपको बताऊं कि आप किसी रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, आप जेब्रा क्रॉसिंग वाला काम कर रहे हैं, या सैटेलाइट से मान लीजिए कि पूरा का पूरा आपकी नेविगेशन, आपके गाड़ी के लोकेशंस को ट्रेस करना है। आगे भविष्य मान लो सैटेलाइट से सड़कें बनानी है, जैसा भारत सरकार ने बोला था कि मैं सैटेलाइट आधारित सड़कें बना रहा हूँ, देश में पहली बार उपग्रह से सड़कें बनेंगी, है ना, फाइन। और ऐसी सड़कें बनी हैं जो कि भाई जब 10 साल के या 2 साल नहीं चल पाएंगी, है ना, ये उपग्रह वाली सड़कें जो इतना लंबा नहीं चल पा रही हैं। तो जब उपग्रह वाली नहीं थी उससे बेटर वही था, लेकिन भाई है कुछ होगा, हम हो सकता है कुछ करप्शन चल रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो यह उपग्रह पर्यावरणीय स्थितियों के कारण स्पष्ट यातायात वगैरह, जैसे मान लो कि गाड़ी में, आपने गाड़ी में ADAS सिस्टम सुना होगा, सुना ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, उच्च गुणवत्ता के रडार सिस्टम होते हैं और जो ड्राइवर होता है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे मेरी गाड़ी में भी ADAS लेवल 2 है, तो जैसे मैं गाड़ी कोई पास में आती है, फट से अचानक पी 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 बजने लगता है, तो मैं तुरंत देख लेता हूँ, मान लो इधर उधर कहीं देख रहा हूँ तो ब्रेक ले लेता हूँ तुरंत, ADAS। और कहते हैं कि ब्रेक भी ले सकता है वो, ऐसी चीज़ें। सैन्य उद्देश्य वगैरह भी हैं जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, सैन्य प्रणाली वगैरह में तो ले ही लेते हैं। ओके, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। नीचे वाली जो है बेटा वो थल सेना है, आर्मी है तो थल सेना हुआ। इन सब के पास अलग अलग तरह के रडार हैं, उनकी एक सूची मैंने जानकर आपको दे दी है। जैसे LCA, AMR, ये तेजस MK1 पर लगाया गया है। नेत्र है जो कि ERJ 145 एयरक्राफ्ट पर लगाया गया। नौसेना में XV 2000। फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेना वाले जो नीचे हैं, थल सेना वाले। स्वाट फिक्स बैलिस्टिक मिसाइल के लिए लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार सिस्टम है। राजेंद्रा आपने देखा था, आकाश प्रक्षेपास्त्र में प्रयोग में लाया गया है। उसी तरह अरुंद्रा, इंद्रा, है ना, अश्विनी, भरनी, स्वाति, ये सब भी अलग अलग रडार सिस्टम है ना। ऊपर से जानना होता है। रवि, रश्मि, अपर्णा, ये सारे के सारे जो हैं ये रडार ही हैं, जो रडार प्रणालियाँ हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला डिस्कशन होता है सोनार प्रणाली के बारे में, सोनार सिस्टम के बारे में। सोनार प्रणाली का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और आपको बता दूं सोनार सिस्टम, फिर मैं बता दूंगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की मदद से काम करते हैं। तो सोनार सिस्टम जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से काम करते हैं। क्या करते हैं सुनो। पानी के अंदर एक तो समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, पानी के अंदर कोई पनडुब्बी आ रही है उसका पता लगाते हैं। आपने सोनार सिस्टम के कुछ और भी काम तो नहीं सुने होंगे, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो सोनार सिस्टम में जिन तरंगों का प्रयोग किया जाता है उसके बहुत सारे उपयोग हैं। कुछ सुनिएगा, बड़ा मिसलेनियस फिजिक्स टाइप से क्वेश्चन स्टेट पीसेस में आज भी देखता हूँ ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जो गठिया नामक बीमारी होती है, ये पैर का गठिया, तो उसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स देते हैं तो वहाँ का दर्द कम होता है, मसल्स थोड़ा प्रसारित होते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शंस नहीं होते हैं, तो दर्द नहीं होता है, एक बेनिफिट। दूसरा, जैसे
अमीर होते हैं भाई, उनके कपड़े वगैरह भी ऐसे मशीन से साफ़ होते हैं, जहाँ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेज के कपड़े साफ़ करते हैं भाई साहब। क्या रईसज़ादी है, लोग हैं, कहाँ पैसा खर्च करेंगे। जैसे घड़ियाँ हैं भाई साहब, रोलेक्स वोलेक्स और कौन सी, उनकी सफाई करने के अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज़ होते हैं भाई साहब। और अल्ट्रासाउंड तो सुना ही होगा, पेट के अंदर स्टमक वगैरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये हैं डिफरेंट तरह के आपके सोनार सिस्टम, डिफरेंट तरह के सोनार सिस्टम जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ DRDO, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों के लिए सोनार और संबंधित सिस्टम की एक श्रृंखला विकसित और उत्पादित की है ना। बहुत सारे, इनमें कौन कौन से शामिल हैं तो आप देख सकते हो। उपसो है, हुमवद है, नगन है, हुमसा है, नगन है, पंचेंद्री है। ये सारे के सारे सोनार प्रणालियाँ हैं जो विकसित की गई हैं, मतलब भारत की तरफ से, और जो प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, फिलहाल आपको बताऊं तो आपके पेपर में रडार पे प्रश्न पूछा है, लेकिन कभी तक सोनार पे प्रश्न नहीं पूछा। एक सोनार सिस्टम ऐसा भी है जो आपको बताया, इसका नाम है मेहर। यहाँ देखो मेहर लिखा हुआ है। आपने हमेशा सुना होगा कि सोनार सिस्टम पानी के अंदर, जल के अंदर के ऑब्जेक्ट का पता लगाता है, लेकिन मेहर ऐसा है जो भाई साहब सिर्फ जल के अंदर का पता नहीं लगाता। मेहर जो है ये बाहर का भी पता लगाता है, मतलब एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट का भी। तो ये कि मेहर एक एक्सेप्शनल हो गया, जो वायु में मौजूद भी कोई चीज़ है तो उसका भी पता लगाता है। डेवलप हुआ था वाटरबॉर्न के लिए, लेकिन ऐसा सोनार है जो कि एयरबॉर्न, हवा में भी किसी चीज़ का पता लगाएगा। तो अच्छी बात है भाई, थोड़ा अनोखा सा है। अगला डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं टॉर्पीडोज के बारे में, है ना। एक मिनट, अगला डिस्कशन हम लोग यहाँ करने वाले हैं टॉर्पीडो के बारे में। टॉर्पीडो क्या होता है समझो। ज़मीन के ऊपर जो लड़ाई करता है उसे हम कहते हैं प्रक्षेपास्त्र, और पानी के अंदर जो लड़ाई करता है उसे हम कहते हैं टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो का मतलब होता है अंडर वाटर मिसाइल। पानी के अंदर जो मिसाइल की तरह प्रवृत्ति वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम टॉर्पीडो कहते हैं। क्लियर, उन्हें हम टॉर्पीडो कहते हैं। देखो DRDO ने कई ऐसे टॉर्पीडो डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं। टॉर्पीडो कई तरह के होते हैं, हल्के होते हैं, भारी होते हैं, अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, अलग तरह के होते हैं। भारत में कुछ ऐसे टॉर्पीडोज हैं जो विकसित किए गए हैं, ठीक है, वायर से, मतलब तार से उनको गाइड किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। जैसे आपको बोलूँ तो अगर आप टॉर्पीडो देखें, एक नाम आपको वरुणास्त्र मिलेगा, एक नाम आपको तक्षक मिलेगा, एक नाम आपको साइना मिलेगा, सैना या साइना। ये कुछ आपके टॉर्पीडोज के नाम हैं जो आपको जानने चाहिए, भारत के अपने हैं। कुछ विद्युत चालित हैं, भारी वजन वाले हैं, हल्के वजन वाले हैं, तार द्वारा संचालित होते हैं, बिना तार के संचालित होते हैं। तो अलग अलग तरह के टॉर्पीडोज हैं जो हम इनको प्रयोग में लाते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि पनडुब्बियाँ, एक पनडुब्बी दूसरे पनडुब्बी से जो लड़ाई करती है वो टॉर्पीडो के द्वारा करती है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, चलेगा। और ये कुछ नाम वगैरह हैं, फिलहाल मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। अगर कोई प्रश्न आएगा भी तो मैं बता दूँ आपको कि ये बेसिक टाइप से मतलब ही आएगा, जैसे कि नाम वाम टाइप से। लेकिन UPSC में मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन ये सोनार प्रणाली से देंगे तो हाँ, हो सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के साथ कुछ इनको जोड़ दें, मतलब जो मुझे लगता है। अब भारतीय सेना का अन्य राष्ट्र के साथ बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे नौसेना के साथ, थल सेना के साथ, वायु सेना के साथ। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। भारतीय रक्षा के नौसेना, थल सेना और वायु सेना के साथ विभिन्न तरह के जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं। तो जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं वो क्या क्या हैं, आइए बात करते हैं। पहले हम चलते हैं जो हमारे नौसेना है, जो नेवी वाले हैं, जैसे वरुण है या वरुणा बोल लीजिए। ये फ्रांस और भारत के बीच होने वाला नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। स्लिनेक्स है, श्रीलंका भारत के बीच होने वाला नौसेना अभ्यास है। इंद्र है, भारत और रूस द्वारा आयोजित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। मालाबार, ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच होता है। सिम्बेक्स, ये भारतीय नौसेना सिंगापुर
गणराज्य की नौसेना के साथ एक्सरसाइज करता है। IBS AMR ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के साथ करता है। कोंकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नौसेना के बीच। ISDX ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना का द्विपक्षीय सेहो काइजिन है ना। भारत और जापान के तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास। नसीम अल बहर भारत और ओमान का संयुक्त नौसेना अभ्यास, संयुक्त नौसेना अभ्यास है। अगर हम वायुसेना अभ्यास की बात करें तो 2-3 हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे आपने एक देखा इंद्रधनुष या रेनबो, ठीक है, जो भारत और यूके के बीच होता है। दूसरा भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक वायु अभ्यास है जिसका नाम है गरुण, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला है एविया इंद्र 2014, जो भारत और रूस के बीच पहला वायु अभ्यास है, ठीक है, एविया इंद्र 2014 में जो हुआ था। तो ये अलग अलग तरह के वायुसेना के भी अभ्यास हो गए। अगला है थल सेना के अभ्यास। थल सेना के अभ्यास में अगर हम बात करें तो ये आपके सामने ऐसे मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच। आपको पता होगा मित्र शक्ति आपके पेपर में आया भी है 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में। पर आपको बताऊं, आपके पेपर में ना अभ्यास वाले प्रश्न नहीं आते थे। कभी भी यूपीएससी अभ्यास वाले प्रश्न आपके पेपर में नहीं देता था। अगर आप देखो तो 2011 के पहले ही आए थे प्रश्न अभ्यास वाले। इन्होंने सीधा 2024 में उठाया और पटक दिया एक प्रश्न, उसका नाम था मित्र शक्ति। मित्र शक्ति के बारे में कौन कौन सा तथ्य है जो सही है वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हैंड एंड हैंड है ना, ये है भारत और चीन के बीच आर्मी एक्सरसाइज। अभ्यास शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस की सेना के बीच है। नोमैडिक एलिफेंट भारतीय सेना और मंगोलिया के बीच होने वाला है ना। युद्ध अभ्यास 2005 से भारत और संयुक्त सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यासों की एक श्रृंखला का नाम है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला। इत्मिल भारत और सेशेल्स के बीच में। प्रबल दास्ताक भारत कजाकिस्तान के बीच होने वाला, ठीक है, भारत कजाकिस्तान के बीच होने वाला। अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न है जो आपके सामने लिखा है, ऑपरेशन मित्र शक्ति 2023। ये क्वेश्चन आपके पेपर में था कि ऑपरेशन मित्र शक्ति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है 2024 प्रारंभिक परीक्षा में। इस प्रश्न को जरा मैं दिखाता हूँ। यह भारत और श्रीलंका के बीच एक सेना का अभ्यास है। मित्र शक्ति 2023 16 नवंबर 2023 को औंध पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? औंध पुणे में हुआ था। अभ्यास का दायरा आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने में शामिल है। भारतीय दल जिसमें 120 कर्मी हैं, मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। श्रीलंकाई पक्ष 53 इन्फेंट्री डिवीजन के कर्मियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। भारतीय वायुसेना के 15 कर्मी और श्रीलंकाई वायुसेना के 5 कर्मी भी अभ्यास में भाग ले रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, पर पता है ये क्वेश्चन जो पूछा गया बड़ा मजेदार क्वेश्चन था और बच्चों ने बहुत आसानी से गेस भी कर लिया। जानते प्रश्न क्या था? उन्होंने बोला कि ऑपरेशन मित्र शक्ति के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। उन्होंने कहा पहला, है ना, पहला यह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। तो बच्चों ने कहा नहीं 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 नहीं, भारत बांग्लादेश सही नहीं है, भारत और श्रीलंका है। तो पहला तत्व वहाँ पर गलत था। दूसरा बोला ये औंध एरिया पुणे में हुआ है, ठीक है, औंध एरिया पुणे में हुआ है, ये स्टेटमेंट सही था। तीसरा इन्होंने दिया इसमें वायुसेना ने मिलकर कार्य किया। हाँ, वायुसेना ने भी मिलकर अभ्यास किया है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही थे वो आपको दिख गए। और एक और स्टेटमेंट है जो याद नहीं आ रहा, चौथा, तो यहाँ दूसरे तीसरे चौथे तीनों सही थे। कुछ बच्चों ने ऐसे गेस कर लिया था, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक 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 था, 3 ऑप्शन में एक में नहीं था, 2 3 4 था। तो अपने आप एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता। तो अपने आप बच्चों ने कहा भैया 2 3 4 यहाँ पे सही है। जब आप PYQ लगाएंगे, इस प्रश्न को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। तो बच्चों ये है आपका ऑपरेशन मित्र शक्ति, जो प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। बाकी किताबें पढ़ती रहिए। कुछ चीज़ें और जो मैं आपको थोड़ा सा डिफेंस के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये कंक्लूड होने जा रहा है। 4-5 मिनट और इसको हम जरा एक बार आपको समझा देते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जरा समझना। असल में जो हम प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बोला था, अगर हम 2011 से लेके
2025 तक की बात करें, जैसे कि आप मान लो कि आप 2026 के बाद ही पेपर दे रहे हो, 26, 27, 28। ओके, अभी तो आप मुझे लाइव सुन रहे हो, आगे पता नहीं आप कब इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होगे, तो आपको मैं बता दूं। और प्रीलिम्स का नया पैटर्न जो आया वो कब से आया है? 2011 से आया है। अगर आप 2011 से लेके 2021 तक के प्रश्न देखो, करीब करीब 10 से 11 वर्ष का, तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपको यहां से बहुत ज्यादा 3 से 4 प्रश्न ही मिलेंगे, 3 से 4 प्रश्न ही मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप 22, 23 से 25 की बात करोगे, 3 वर्ष 4 वर्ष का, भाई साहब कम से कम इससे 7 से 8 प्रश्न मिलेंगे। 3 से 4 वर्ष में आप देखोगे, लास्ट 3 से 4 वर्ष 7 से 8 प्रश्न मिलेंगे। मतलब ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे, इसको आप हल्के में ले ही नहीं सकते। क्लियर एवरीवन? इसको आप हल्के में ले ही नहीं सकते। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, काइंडली रिमेंबर इट भाई। आपके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा, इस सब्जेक्ट से स्टैटिक मतलब जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड है ना, जो कंसेप्ट बेस्ड है वो तो पढ़ने इसके अलावा स्टैटिक या कंसेप्ट बेस्ड, इसके अलावा आपको समसामयिकी पे भी बहुत ध्यान देना है। समसामयिकी पे भी बहुत ध्यान देना है। जैसे मान लो आप मेम एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोग सुनो भाई, सब लोग सुनो, हेलो, सब लोग मेम एग्जाम देने जा रहे हैं। अब जितने भी लोग मेम एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी गुंजाइश होती है इसके ठीक पहले जो 10 मंथ्स है, 10 महीने, 10 महीनों के, उनके करंट अफेयर्स आपको देख के जाना चाहिए। उनके करंट अफेयर्स आपको देख के जाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप समझ चुके हैं मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये चैप्टर इसके साथ ही, बाकी तो मैं आपको करा ही रहा हूँ जो करंट अफेयर्स है, जो चीज़ें जहाँ पे ज़रूरी हैं, ठीक है? अब इसके आगे हम चलेंगे अगले अध्याय की तरफ, जिस अध्याय का नाम है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसे हम बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके पेपर के लिए अच्छे प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको जानने हैं। धीरे धीरे आपको ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें क्या करना है, कैसे करना है। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम कहते किसे हैं? पहले वैज्ञानिक ऐसा सोचते थे कि क्या कभी ऐसा संभव है कि हम किसी मशीन को बना सकें। तो पहले वैज्ञानिक सोचते थे क्या हम कभी ऐसा संभव कि हम किसी मशीन को बना सकें, और मशीन बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे कि मनुष्य अपने कार्यों को करता है। तो वैज्ञानिक सोचते हैं क्या कभी हम किसी मशीन को ऐसा बना सकते हैं कि मशीन बिल्कुल वैसा ही काम करे जैसे मानव कार्य करता है। मानव यानी मनुष्य का क्या, मस्तिष्क है ना, मशीन मनुष्य मस्तिष्क की तरह कार्य करे। और भाई साहब बना लिया इन लोगों ने, जिसका परफॉर्मेंस यानी कार्य क्षमता, एक्यूरेसी सटीकता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, ये सब कुछ बिल्कुल मनुष्य के समान था। यानी कार्य क्षमता मतलब बेटा परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता, सटीकता जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी,
विश्वसनीयता जिससे कहते हैं रिलायबिलिटी, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि मानव के मस्तिष्क। कर दिखाया हमने, जो कर दिखाया उसी को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। जो कर दिखाया उसी को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम देखें तो दो प्रकार के हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता दो प्रकार के हैं, समझिएगा। पहला वीक एआई, दूसरा जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। यानी एक हो गया कमजोर, एक हो गया सुदृढ़ या मजबूत। सुदृढ़ बोल लो या मजबूत बोल लो, सोलह बड़ा सुदृढ़ बोल लो या फिर मजबूत बोल लो। तो दो हो गए, एक होगा वीक, एक हो गया स्ट्रॉन्ग। तो कमजोर एआई और दूसरा हो गया सुदृढ़ एआई, है ना। दूसरा हो गया भाई साहब सुदृढ़ एआई। ठीक है। ये दो एआई हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब बात होगी सर वीक एआई क्या होता है। वीक एआई वो एआई है जो मनुष्य से बेहतर नहीं होते हैं। ठीक है। जो मानव से बेहतर नहीं है, मानव से बेहतर नहीं है। स्ट्रॉन्ग एआई वो एआई है जो मानव के सदृश है, जो मानव के सदृश है। तो वीक एआई मानव के समान नहीं है, स्ट्रॉन्ग एआई मानव के सदृश है। ठीक है, मानव के सदृश है। कहानी समझो। तो ये मानव के से बेहतर है नहीं है, ये मानव के सदृश है। अब इसी में एक चीज और बताता हूं, जानते हो इसी में एक और एआई आता है ना, जिसको हम कहते हैं फुल एआई, यानी संपूर्ण एआई। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे संपूर्ण एआई। अब आप बोलोगे सर संपूर्ण एआई क्या होता है? अगर कोई एआई जो मशीन है, अगर कोई एआई जो मशीन है, अगर वो 100% मानव के मस्तिष्क के समान कार्य करे, 100% अगर मानव के मस्तिष्क के समान कार्य करे तो बेटा उसको फुल एआई कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि फुल एआई असल में संभव नहीं है। फुल एआई जो है असल में वो संभव नहीं है। ये कुछ एआई के उदाहरण छोटे छोटे चल रहे हैं। एआई के टाइप्स की बात हो रही है ना। हम लोग यहाँ पर एआई के टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे चलिएगा, धीरे धीरे चलते हैं। अगला, अगर हम एआई के उदाहरण पर जाएं, ठीक है, अगर हम एआई के उदाहरण पर जाएं तो देखिए कुछ उदाहरण हैं जो एआई के बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो आपको जानने हैं। अगर हम एआई के उदाहरण पर जाएं तो जैसे कॉलेज एडमिशन टेस्ट है ना, परीक्षाएं वगैरह जो कराई जाती हैं, कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो हो रहा है ना, परीक्षा वगैरह जो कराई जाती है, ड्राइवरलेस कार की जो बात हो रही है, ड्राइवरलेस कार की जो बात हो रही है, इन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, ट्यूरिंग परीक्षण कहते हैं इसको। ट्यूरिंग टेस्ट, जिसको हम ट्यूरिंग परीक्षण कहते हैं। ये थोड़ी अलग चीज़ है, अनोखी चीज़ है। असल में मुझे इसी ट्यूरिंग टेस्ट पे चर्चा करनी है आपके परीक्षा के लिए। मुझे इसी ट्यूरिंग टेस्ट पे चर्चा करनी है आपके परीक्षा के हिसाब से। अब आप सोचोगे सर ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? पहले बताओ ये सब क्लियर है? बेसिक एकदम आराम से एक चीज़ को सुनेगा, ये सब आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आ जाता है, याद रखना। ठीक है, हल्के में ना लेना। नोट्स वोट्स जब बोर्ड पे हो तो बनाते रहना। पीडीएफ वगैरह जो पढ़ाता हूँ, खोलते हूँ, सब प्रिंट आउट निकाल लिया करना। ये सारे पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम पे भी हैं, A to Z। वहाँ ढूंढ के पढ़ भी लेना, मिल भी जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। सब ओपन है, सारे नोट्स मेरे अवेलेबल है हर जगह।
अब देखो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है गुरुजी, है ना, आइए भाई। ट्यूरिंग परीक्षण, इसको हिंदी में लिखते हैं, हिंदी, ताकि एक बार हिंदी भी हो जाए। ट्यूरिंग परीक्षण, अंग्रेजी भाषा में ट्यूरिंग टेस्ट बोल लीजिए। ट्यूरिंग परीक्षण अंग्रेजी भाषा में ट्यूरिंग टेस्ट बोल लीजिए। क्या होता है भाई? बेटा देखो, ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब होता है, ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब होता है ह्यूमन मशीन टॉक। क्या बोलोगे? ह्यूमन मशीन, है ना, ह्यूमन मशीन टॉक, यानी मानव मस्तिष्क के बीच बातचीत, मानव और मशीन, मस्तिष्क मशीन के बीच बातचीत को ट्यूरिंग परीक्षण कहते हैं। तो मानव और मशीन के बीच बातचीत को हम ट्यूरिंग परीक्षण कहते हैं, ट्यूरिंग परीक्षण कहते हैं। ट्यूरिंग परीक्षण का जो कंसेप्ट है, इसे जिसने दिया एक शख्स है, उसका नाम है एलन ट्यूरिंग। इसके बारे में जिस व्यक्ति ने इस कंसेप्ट को बताया था उसका नाम है एलन ट्यूरिंग। तो उसी व्यक्ति का नाम ही यूज किया गया इस परीक्षण में, ट्यूरिंग। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने इसके बारे में बताया उसका नाम है एलन ट्यूरिंग। धीरे धीरे चलते चलिएगा एक चीज, ठीक है इंटरेस्टिंग। ठीक है, धीरे धीरे चलिएगा, है सारा इंटरेस्टिंग। ओके, ट्यूरिंग परीक्षण। अब होता क्या है ट्यूरिंग परीक्षण? सुनो, ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। एक काम करो, एक तरफ, ठीक है, ये मान लो एक दीवार है, एक वॉल हो गया, दीवार हो गया भाई, एक वॉल हो गया, ठीक है। इधर की तरफ मैं हूं, इधर की तरफ आप हैं, दोनों के पास एक एक कंप्यूटर है, दोनों के पास एक एक कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर संचालित कर रहे हैं, दोनों कंप्यूटर का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर का संचालन कर रहे हैं, समझते जाएगा, ठीक है। दोनों कंप्यूटर का संचालन कर रहे हैं, चलिए, ठीक है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति से जुड़ा, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये तुम लोग अपना अपना नाम लिखना बेटा, ठीक है। ये तुम हो, ये मैं हूं, ये तुम हो, दोनों अपना नाम लिखिएगा। ये मैं हूं और ये तुम हो, ठीक है, दोनों है। अब मैंने कुछ प्रश्न पूछा, जैसे मान लो मैंने पूछा ये तुम हो, और वैसे यहाँ पे एक मशीन भी है, ये एक मशीन है, एक मशीन है, एक मशीन है। मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा भाई ये बता दो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो आपने मुझे दिया सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने यही प्रश्न इस मशीन से पूछा, दीवार इसलिए मतलब कोई नकल नहीं कर रहा है, कोई दूसरे को आंखा माखी नहीं कर रहा है, पूछ नहीं सकता। मैंने ही प्रश्न मशीन से, मशीन ने भी भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने जितने प्रश्न पूछे, किससे? तुमसे। वो सारे प्रश्न पूछे किससे? मशीन से। जो आंसर आपने दिए वही आंसर मशीन ने दिए। इसका मतलब है मशीन तुम एकदम मानव की तरह सोच रहे हो। इसको बोला जाएगा ह्यूमन मशीन टॉक। और ये मशीन इतनी अच्छी है कि पूरी तरह से वही काम कर रहा है जो मानव का मस्तिष्क काम करता है। इसको बोला जाएगा ह्यूमन मशीन टॉक। और ये मशीन ट्यूरिंग परीक्षण को पास कर गया, और ये मशीन ट्यूरिंग परीक्षण को पास कर गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहां तक भी चीजें समझ में, धीरे धीरे चलते रहिएगा ना, यहां तक भी चीजें समझ में आई हैं। और आगे बढ़ो। अब आपको यहां पे एक चीज बताता हूं, पता है ट्यूरिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने वाला यानी पास करने वाला जो प्रथम एआई है, समझिएगा, है ना। ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला, पास्ड एआई कौन कौन से? तो ट्यूरिंग टेस्ट को उत्तीर्ण करने वाला
तीर्ण करने वाला जो एआई है कौन कौन सा है? देखो सबसे पहले जो तीर्ण करने वाला एक एआई है उसका नाम है, ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला एआई उसका नाम है भाई साहब यूजीन गूड्समैन। ये विश्व का प्रथम यूजीन परीक्षण पास करने वाला एआई है, या विश्व का प्रथम यूजीन परीक्षण पास करने, सॉरी एआई ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला एआई है जिसका नाम है यूजीन गूड्समैन। विश्व का दूसरा ट्यूरिंग टेस्ट एआई है कौन सा? कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? शायद आप में से कुछ बच्चे बता सकते हैं, चैट जीपीटी। अच्छा, मतलब चैट जीपीटी ने ट्यूरिंग परीक्षा पास की है? हाँ पास की है, मतलब बिल्कुल चैट जीपीटी वैसा ही काम करता है जैसे कि रवि सर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं हमें बताता है, तो सर ये भी वैसे ही बताता है? भाई साहब पक्का वैसे ही बताता है। हो सकता है कि हमसे दो चार चीजें ज्यादा ही बता, हो क्यों जाए, है ये भाई इंटरनेट से डेटा लेता है, रवि सर तो जितना है उतना लेते हैं, समझिएगा। तो सर फिर मतलब अगर हम चैट जीपीटी से पढ़ लें तो हमें आपकी जरूरत नहीं है? नहीं, यहाँ आप गलत हैं, यहाँ आप पूर्ण रूपेण गलत हैं। आप चैट जीपीटी से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, आपको रवि सर का सुनने की जरूरत है, या ओवर मतलब गलत फहमी में ना रहें, ठीक है, जो लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं। तो सर अपनी तारीफ कर रहे हैं, भाई जो भी समझो हम क्या बता रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम, बोल दें तब भी लोगों को लगता है तारीफ कर रहे हैं। चैट जीपीटी जानते हो, चैट जीपीटी जिस शख्स ने इवॉल्व किया, जिसकी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। उस कंपनी का नाम है ओपन एआई, और उसका जो ओनर है, मालिक, उसका नाम है सैम अल्टमान। उसका नाम है सैम अल्टमान। सैम अल्टमान जो ओपन एआई कंपनी का सीईओ है, कौन है? सीईओ है ना, सीईओ है। इसी व्यक्ति ने चैट जीपीटी जिसने इजाद किया है, इसी की कंपनी ने इजाद किया है, ठीक है, इसी व्यक्ति की कंपनी ने इजाद किया है, समझिएगा, ठीक है। ये है सैम अल्टमान, ठीक है। तो सैम अल्टमान जो एक कंपनी है ओपन एआई, उसका सीईओ है। इसी की कंपनी ने बेटा चैट जीपीटी बनाया है जो आज दुनिया में इतना पॉपुलर हुआ है, ओके, जो आज दुनिया में इतना पॉपुलर हुआ है। अब जरा समझो चैट जीपीटी क्या है, कहानी इस पर आती है, सुनते रहिएगा सब भाई साहब, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। चैट जीपीटी देखो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, पर हम लोग चाहें तो जेमिनी को भी इसका महत्व दे सकते हैं। सर जेमिनी क्या भाई? ये ओपन एआई कंपनी ने बनाया है, जेमिनी जो है वो गूगल का बनाया हुआ है, ठीक है। पहले इसको बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद एक पीडीएफ में खोलता हूँ, उस पीडीएफ पे चलता हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ है क्या सारा, ठीक है। चलो भाई, पहले तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? देखो जीपीटी का पूरा नाम होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसका पूरा नाम होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये जीपीटी का पूरा नाम है। जनरेटिव प्री, बेटा इसका कोई हिंदी नहीं है, अगर आपको गुस्सा आ रहा हो मेरे ऊपर तो हम लिख देते हैं, है ना, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। सर ऐसा ही है क्या? हाँ भाई ऐसा ही है। देखो देवनागरी तो हम लोग जबरदस्ती में लाए हैं, दुनिया में है तो सारा पढ़ाई भाई साहब इंग्लिश में, ये तो आपको भी पता है,
ठीक है, तो ये हो गया जनरेटिव प्रीट्रेंड ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये क्या होता है जनरेटिव प्रीट्रेंड ट्रांसफार्मर? असल में एक तरह का ये चैट बोट है। समझ से जाना, नए नए शब्द मिल रहे होंगे आपको। एक तरह का चैट बोट है। अब आप बोलोगे सर चैट बोट क्या होता है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। हम आपको ना एक उदाहरण ही खोल के दिखा देते हैं, जो कि डिजिटल बोर्ड है, इंटरनेट खुलता है। देखो चैट बोट क्या है, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जिसका नाम है आस्क दिशा। आस्क दिशा 2.0। कुछ लोग गेस कर चुके हैं। हाँ सर, ये ना IRCTC की जो वेबसाइट है वहां पर आस्क दिशा 2.0 है। बहुत सही पकड़ लिए हो तुम लोग। वहां पर आस्क दिशा 2.0 एक चैट बोट है। समझो बेटा, इधर देखो, उसी तरह का चैट GPT भी एक चैट बोट है। एग्जाम्पल चलो आपको दिखाता हूँ। खुल जा सिम सिम, मेरे बच्चों को IRCTC की वेबसाइट पे ले जा। IRCTC, खुल जाओ भाई, खुल जा सिम सिम। बच्चों अब आप जरा बोर्ड देखो। बच्चे मेरे बच्चे, देखो भाई, देखो देखो देखो। अच्छा भाई, हाथ जाओ प्रभु, नेट क्यों नहीं खुल रहा? देखिए आपकी किस्मत है, नेट नहीं खुलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैंने कोशिश किया। शायद लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। IRCTC की वेबसाइट आपके सामने खुल रही है। आपको धीरे धीरे सर्च इंजन जो है, गूगल सर्च इंजन जो हम लोग बात करेंगे, सरफेस नेट जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से चीज़ों को ढूंढ रहा है। बगल में एक लेडी आ रही है, वहाँ देखिए वो खड़ी है, आपको दिख रही होगी। इस महिला के साथ हाथ जोड़े हुए एक कैरेक्टर आपको सामने दिख रहा होगा, जो आपसे कह रहा होगा, भाई हाउ आई कैन असिस्ट यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। दीदी आप आइए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, तो पीछे दीदी हैं और ये आस्क दिशा 2.0 है। इसका मतलब आस्क दिशा 1.0 पुराना है, आज उसमें अपडेट हो चुका है। चलिए दीदी से थोड़ा प्रश्नोत्तर करते हैं। दीदी है ना, चलिए पहले इनको हम दीदी ही लिख देते हैं। नहीं नहीं, हाय लिखिए, अच्छा ही लगेगा, कहीं बुरा मान गई तो हाय। अब वो हमको जवाब दे रही है। पीछे से क्या जवाब आ रहा है मित्रों, देखो जरा। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू विथ योर ट्रेन ट्रेवल नीड्स टुडे? ओके, मैंने कहा भाई साहब, आई वॉन्ट टू चेक PNR स्टेटस। PNR स्टेटस मुझे चेक करना है। ठीक है, चलो भाई PNR स्टेटस। अब देखो पीछे से जवाब आ रहा है। ठीक है बच्चों, इधर देखो। अरे भाई जाओ ना, कहाँ आ गए तुम लोग? अच्छा, ओ इन्होंने मुझे खोल कर दे दिया कुछ, क्या दिया पता नहीं, हटा इसको। इन्होंने मुझे कहा भाई, अरे कुछ इंटरनेट का कुछ है ना। अच्छा ले गए रीडायरेक्टिंग, है ना, रीडायरेक्टिंग। ठीक है, तो आवाज से भी आप बोल सकते हैं PNR स्टेटस जानना है। लग रहा आवाज ले नहीं रहा भाई, बुरा मत मानना तुम लोग, लेकिन अब सर इतना जरूर है, हंसी मजाक में आपने चीज़ों को समझा जरूर दिया है कि लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई असिस्टेंस है जो मुझे जवाब दे रहा है। बहुत सही भाई साहब, तो बस वही है, वही है, वही है, वही है चैटबॉट। ओ तो चैट GPT भी कुछ चैटबॉट है क्या? क्यों, चैट पे जाओ, जैसे ये देखो, मैंने खोला भाई साहब चैट GPT, ये देखो मैंने खोला चैट GPT। मैंने कहा चैट GPT भाई साहब सर्च करो, रवि अग्रहरी सर इज बेस्ट इन इंडिया फॉर UPSC साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट सब्जेक्ट एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। मैंने चैट GPT से टाइप करके एक प्रश्न डाल दिया। अब चैट GPT मुझे उसका उत्तर दे रहा है। मैं मोबाइल को पास लाता हूँ, देखिएगा चैट GPT मुझे उसका उत्तर दे रहा है। कैमरा शायद थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा है। आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसने पूरा भाई खाता मेरे पास दे दिया है। थोड़ा पीछे जाता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है। क्या रवि अग्रहरी सर बेस्ट हैं? बेस्ट कोई फिक्स्ड फैक्ट नहीं होता है, यह डिपेंड करता है। कितना प्यारा खूबसूरत उत्तर दिया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करती है वो अच्छा अध्यापक है बेस्ट या नहीं है। टीचिंग स्टाइल हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता है, डेप्थ भी है, स्पीड भी है, सिलेबस कवरेज वैसे हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए वो बेस्ट हो
हो सकता है कुछ के लिए कोई और टीचर बेहतर लगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे डिसाइड करें बेस्ट टीचर, ऐसा एंथ्रोपोलॉजी वह स्पेशलाइज सब्जेक्ट है या टीचर, मतलब इसमें सारी चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हाँ, नोट समझ आ रहे हैं, हाँ, PYQ सॉल्व हो रहे हैं, हाँ, तो आपके लिए वही बेस्ट हैं। तो मतलब यहाँ पर कुछ एनालिसिस है जो आपको ये चैट GPT बता रहा है, ठीक है, ये भी हो गया, सुनते रहिए धीरे धीरे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। आगे बढ़िए। तो चैट GPT ऐसा लगा जैसे मैंने कोई प्रश्न पूछा, चैट GPT ने मुझे उसका उत्तर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, चैट GPT को हम एक तरह का जनरेटिव AI कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? जनरेटिव। तो पहले हो गया एक तरह का ये चैट बोट है, चैटिंग वेटिंग करने के लिए, असिस्टेंस के लिए। ये एक तरह का जनरेटिव AI है। अब आप पूछोगे सर जनरेटिव AI क्या होता है? जनरेटिव AI क्या होता है ना? जनरेटिव AI क्या होता है? एक ऐसा AI जो नई चीज़ें बनाता है, आपके सामने लाता है, उसको हम कहते हैं जनरेटिव AI। तो इसने सब कुछ एक नई चीज़ बनाई और मेरे सामने लाई। अब आप पूछोगे जो नई चीज़ें बना रहा है, जो ये ला रहा है, सूचना कहाँ से पा रहा है? तो इसका उत्तर है कि आज आप इंटरनेट पर जाओ और रवि अग्रवाल सर के बारे में खोजो, तो रवि अग्रवाल सर के बारे में इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने अपने पीछे के 2 दशकों में किए होंगे, ठीक है। मेरे अचीवमेंट्स, मेरी चीज़ें, मेरे बारे में पॉजिटिव, मेरे बारे में नेगेटिव, सब कुछ वो आपको बताता है। तो ये डेटा बेटा वहीं से लेता है, इंटरनेट से ही उठाता है और इसके आधार पर ये बताने की कोशिश करता है। रवि अग्रवाल जस्ट एग्जाम्पल, आप किसी भी उदाहरण को ले सकते हैं। समय में आपके बारे में भी लिखेगा, अच्छा लिखेगा, आप उस लेवल पे बनेंगे, आपके बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानना चाहे आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरह का जनरेटिव AI है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर चैट GPT आ जाएगी तो सर गूगल की क्या आवश्यकता है? अच्छा प्रश्न है। अगर चैट GPT आ गई तो सर गूगल की क्या आवश्यकता है? देखिए, गूगल अपनी जगह है, चैट GPT अपनी जगह है। कैसे? चैट GPT जो इंफॉर्मेशन देता है वो किसी संग्रहित इंफॉर्मेशन को देता है, ठीक है, जो इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन वो कभी भी समय नहीं, वो कभी भी स्रोत जो है वो ज़्यादा नहीं बताता है। थोड़े बहुत स्रोत जो है वो बता देता है, ये डेटा वो कहाँ से लाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज से 6-7 साल पहले 2018-19 के आसपास या शायद 20 के आसपास रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में चैट GPT को इंस्टॉल किया। पता नहीं चैट GPT 20 में था, 21 में था, मैं थोड़ा कंफ्यूज, मान लो 20 में मान लेते हैं, इंस्टॉल किया। तो जब मैंने चैट GPT 20 वगैरह 21 में इंस्टॉल किया, ठीक है, तो मैंने चैट GPT से एक प्रश्न पूछा। मोबाइल फ़ोन में है मेरे पास, आज भी वो एप्लीकेशन है, एक्सेस पेमेंट किया था मैंने, 600-650 रुपये पेमेंट किया था और उस पेमेंट पर मैंने जाकर चैट GPT से एक प्रश्न पूछा कि भाई चैट GPT, एक टीचर हैं, बड़े इंटेलिजेंट अध्यापक हैं, उनका नाम है डॉक्टर रवि अग्रवाल, उनका ना एक विकीपीडिया प्रोफाइल बनानी है, तुम बना दो, बढ़िया सा एक विकीपीडिया प्रोफाइल बना दो और 2000 शब्द का विकीपीडिया प्रोफाइल चाहिए। ठीक है भाई, अब 2000 शब्द का जो विकीपीडिया प्रोफाइल होगा, ठीक है, उस काम को करने के लिए मैं किसी को अपॉइंट करूंगा, उसको कुछ पैसे दूंगा, कुछ सैलरी दूंगा। भाई साहब 650 रुपए की चैट GPT जो मैंने पे किया था, उसने मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकंड के अंदर ही रवि अग्रवाल सर का विकीपीडिया प्रोफाइल 2000 वर्ड बनाकर दे दिया। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे? ऐसा ही ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने कमाल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ सर, एकदम हूबहू वही, हाँ एकदम हूबहू वही और बिल्कुल वही। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, उसने रवि अग्रवाल सर के बारे में उस चैट GPT ने कुछ ऐसी बातें बताई, मैं आज से आपको 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो हमको भी नहीं पता कि वो मैं हूँ, जो हमको भी नहीं पता कि वो मैं हूँ। तो सर मतलब कुछ गलत चीज़ें बताई थी क्या? हाँ, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। उसके पीछे कारण था, कारण ये था कि वो इंटरनेट पे जाकर सूचना रवि अग्रवाल के बारे में जो था, भाई जरूरी है रवि अग्रवाल मैं ही हूँ? नहीं सर, और भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो रवि अग्रवाल के बारे में जो सूचना लाया, कुछ और रवि अग्रवाल के बारे में सूचना लगाया था। मैक्सिमम तो मेरा सही था, मेरे बारे में जो बोला था, कुछ चीज़ें उसने दूसरे रवि अग्रवाल के बारे में बताई। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से सही डेटा नहीं दिया था ना, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह सही डेटा से नहीं दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है, समझते जाएगा धीरे धीरे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर गूगल होगा तो क्या देगा? गूगल अगर होता तो गूगल जो सूचना रवि अग्रवाल के बारे में देगा
गूगल उसमें ये बताता भी है कि ये सूचना किस दिन रवि अग्रणी के बारे में, कहाँ न्यूज़पेपर में, कहाँ पर कोई इंटरनेट पे कहाँ इन्फॉर्मेशंस आए थे, तो वो स्रोत भी देता है। इसीलिए गूगल इज मोर ऑथेंटिक इन कंपेरिजन टू चैट जीपीटी। बाद में चलकर चैट जीपीटी भी आज कोई डेटा देता है, उसके रिसोर्स लिख देता है कहाँ कहाँ से लाया है, लेकिन फिर भी गूगल ज्यादा ऑथेंटिक चैट जीपीटी से माना जाएगा। चैट जीपीटी रियल टाइम बेसिस पर नहीं होता, कुछ कुछ समय के बाद चैट जीपीटी अपडेट किया जाता है। चैट जीपीटी रियल टाइम बेसिस पर नहीं होता, कुछ कुछ समय के बाद अपडेट किया जाता है। जैसे मान लो 3 महीने पुराना डेटा है चैट जीपीटी पर, अभी पिछले 3 महीने से कोई डेटा नहीं आया, तो अगर हम चैट जीपीटी से जाके पूछे कि भैया ईरान और ये जो इजराइल का वार चल रहा है, समझिएगा, ठीक है, जैसे मान लो अभी हाल ही में चल रहा है, तो हमने कहा भाई ईरान इजराइल का जो वार चल रहा है, ठीक है, समझिएगा, ईरान इजराइल का जो वार चल रहा है, हमको इसमें बताओ क्या है, क्या इशू हुआ अभी जो रिसेंटली शुरू हो रहा है, या अभी रिसेंटली जो खत्म हुआ है, आप समझिएगा जो बात है, ठीक है, तो वो कहेगा सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, क्योंकि वो रियल टाइम बेसिस पे नहीं है। लेकिन वही गूगल पे जाके पूछिएगा तो वो पूरा आपको इजराइल ईरान वार के बारे में बताएगा इस समय रियल टाइम बेसिस पर। तो आप बताओ कौन सा ज़्यादा आपको अपडेटेड मिला, ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली? ऑफ कोर्स आपको रियल टाइम बेसिस पर अभी वर्तमान समय में क्या हुआ है गूगल ने अपडेट दिया है। गूगल आपको रिसोर्स भी बताता है, तो कहीं ना कहीं गूगल की प्रामाणिकता ज़्यादा है। अब इसी क्रम में आपको बताऊं तो एक और जनरेटिव एआई, अच्छा जनरेटिव क्यों बोलते हैं? सब कुछ एक नया बनाता है, खोजता इंटरनेट से, सब कुछ एक नए रूप में लाता है, इसलिए हमको लोग जनरेटिव एआई भी कहते हैं। सब कुछ एक नए तरीके से बनाकर हमारे सामने लाता है, ठीक है ना, सब कुछ एक नए तरीके से बना के हमारे सामने लाता है, इसलिए हम इसको जनरेटिव एआई भी कहते हैं। और आगे सुनना, अब यहां पर एक बात होती है, जैसे चैट जीपीटी है, उसी तरह से चैट जीपीटी की तरह एक और नाम आता है, और वो नाम शायद आप ऐसे काफ़ी लोग जानते हैं, उसको कहते हैं जेमिनी, जेमाइनी या जैमिनी जो आप बोलते हैं, वो गूगल द्वारा ही निर्मित एक जनरेटिव एआई है। वो भी एक तरह का चैटबॉट है जिसको गूगल कंपनी ने बनाया है। और वही जेमिनी जो है आजकल एक तरह से बोलूं तो चैट जीपीटी और जेमिनी के बीच एक कंपटीशन बना हुआ है। चैट जीपीटी इंप्रूव होती है, अपनी पीढ़ियां नई नई लाती है, और जेमिनी में भी नए नए अपडेट किए जाते हैं। अब चैट जीपीटी और जेमाइनी में किस लेवल पर कहां पर क्या अंतर है, इस चीज को हमें समझना होगा। और अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग है ना अगले लेक्चर में चीजों को समझेंगे कि इन दोनों में कहां कहां पर किस किस स्तर पर अंतर है। तो मेरे ख्याल से आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी और जेमिनी में कहां कहां पर अंतर है, और बाहर काफ़ी चीज़ें और बतानी है, ठीक है ना। कुछ आपको डीप फेक के बारे में बताऊंगा, दुनिया में एआई को लेकर कहां कहां पर क्या क्या सबमिट्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर एआई कोई नई चीज़ नहीं है, सॉरी पुरानी चीज़ नहीं है। एआई अगर देखो तो 2018-19 के आसपास से एआई न्यूज़ में आया, 18-19 से। और एआई पर पहला प्रश्न मैंने आपके पेपर में देखा करीब शायद 2019 के आसपास, 20 के आसपास, यूपीएससी ने ऐसे का एक प्रश्न दिया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बताओ क्या है, सब कुछ लिखो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसे का प्रश्न था। उसके बाद मैंने इस प्रश्न को 2020 के पीटी में देखा। यूपीएससी ने बोला इनमें से कौन से कार्य हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा संभव हैं, स्टैटिक क्वेश्चन था। और फिर यही प्रश्न 2023 में यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूछा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां पर उसका योगदान हो सकता है और कहां पर इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ये वो प्रश्न है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पिछले 2019 से लेकर आज तक पूछे गए हैं। यही प्रश्न है, इसका अभी कोई प्रश्न इन्होंने एआई पर नहीं पूछा है, लेकिन सबको पता है एआई जो है वो भविष्य है, और आने वाले समय में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो एआई पे ही बनने वाले हैं। और एआई वैसे भी आपके मेंस और इंटरव्यू में भी भर भर के प्रश्न है जो एआई से पूछे जाते हैं, और क्यों ना पूछे जाए, समय की ज़रूरत है तो एआई इंपॉर्टेंट है। तो इसी एआई के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इन एग्जाम्पल्स जो जनरेटिव एआई के हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक हम पढ़ेंगे चैट जीपीटी और दूसरा हम बात करेंगे गूगल जेमिनी, और दोनों में कहाँ पर किस स्तर पे क्या क्या अंतर है। तो चलिए मित्र, यहीं पर हम लोग रुकते हैं। अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और फटाफट आपको चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में सहज तरीके से एक क्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अगले लाइव के लेसन को कोशिश कीजिए, लाइव लेसन को लाइव के साथ ही सुनिए, मज़ा तभी आता है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।